शानदार रिकवरी के साथ निफ्टी दिन की ऊंचाइयों पर और बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई जबरदस्त लीडरशिप शुरुआत के बाद भरपूर एक्शन में लौटते हुए बाजार क्या फिर से निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई बनाने के लिए तैयार है? क्या फिर से बैंक निफ्टी पुरानी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार होता दिख रहा है? एचडीएफसी बैंक से आती हुई लीडरशिप, इसका होगा पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बैंक्स और स्टिल बैंक्स जबरदस्त तेजी आ रही है। अभी 47,000 के ऊपर भी गया था बैंक निफ्टी। तो जानेंगे अनिल जी से कल की वीकली एक्सपायरी से पहले बैंक्स में अब आपको क्या करना है, दिग्गजों में खरीदारी आ रही है, वहां पर कैसा रहेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स में तो भरपूर तेजी बनी हुई है। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? जी, बड़ी बात यही है कि पूरा का पूरा एक्शन भारतीय बाजारों में तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। सुस्त शुरुआत होने के बाद जो पहली डिप आई, उस डिप को खरीदकर बाजार ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया एक्शन में भी लौटते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त तेजी की तरफ रुझान बनता हुआ दिख रहा है। दिन के हाई पॉइंट के आसपास लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 10 पॉइंट दूर रहा है निफ्टी। 22,177 का हाई बनाया है और लंबे समय बाद 47,000 के दर्शन भी हमने बैंक निफ्टी में किए हैं इस महीने में पहली बार। फरवरी के महीने में अब तक हमने 46,893 का हाई बनाया था, आज उसको पार किया और 47,000 को भी हमने देखा है। सेंसेक्स भी 142 पॉइंट ऊपर है। तो आज निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा आराम करने के मूड में, लेकिन बैंक निफ्टी ने कहा है कि गाड़ी भाई चलाएगा और पूरी तरह से सपोर्ट वहाँ से आता दिखा है। आराम का मामला आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दिखेगा, जहाँ 50 से 100 पॉइंट की हल्की कमजोरी है। लेकिन खरीदारी जो आती दिख रही है वो है रियल एस्टेट और साथ ही इंफ्रा शेयरों में अच्छी खरीदारी है। आईटी, फार्मा, ऑटो आज थोड़ी और मेटल, ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आपको नजर आएंगे और वजह ये कि डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है और यूरोप के बाजारों में मुनाफा वसूली का थोड़ा बहुत दबाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आज ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है। वैसे देखा जाए तो सुबह एफआईएस की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार लोअर लेवल से अपने मोमेंटम को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। जो सुबह भी हमने ट्रेंड देखा था कि जो रीसेंट गेनर से वहां पर मुनाफा वसूली थी, बट कुछ नए स्टॉक्स मिड और स्मॉल कैप और साथ ही लार्ज कैप्स में भी आ रहे थे। बट ऑफ कोर्स सबसे पहले तो बैंक्स एंड ओनली बैंक्स, इस पर फोकस करना है। आप 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है। लीडरशिप दिखाई भी बीच में बैंक निफ्टी ने। कल दोपहर को भी बात हुई, आज सुबह भी आप कह रहे थे कि अब बैंक निफ्टी और आगे दौड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल दीप, और बैंक निफ्टी ने ही आज बाजार को खींचा भी है और ये लीडरशिप पूरी की पूरी एचडीएफसी बैंक से आती हुई दिखी है। और यही वजह कि हम पिछले 5 दिनों से लगातार आपको कह रहे हैं, मुझे याद है 14 या 15 तारीख से मैं लगातार कह रहा था कि 19 तारीख बहुत अहम है, 19 तारीख बहुत अहम है एचडीएफसी के एनालिस्ट डे को लेकर। ऐसा नहीं कि पहला और आखिरी एनालिस्ट डे है, लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस थी, लगातार पिछले 1.5 महीने से हम बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करते देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक मतलब पिछले हाई और इस हाई में उसको निफ्टी को 450 पॉइंट नीचे लाने का योगदान एचडीएफसी बैंक का है। ऐसे में मतलब पानी पी पी कर लोग कोस रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्लैरिटी आती है और इसीलिए हमने इसकी इंपॉर्टेंस बताई और टचवुड वो इंपॉर्टेंस सही भी साबित होती हुई दिखी है। आप देखिए एनालिस्ट मीट के बाद बढ़िया रिकवरी आती दिखी है, एचडीएफसी बैंक में भी आई है। उसका भी सुबह हमने पूरा विश्लेषण विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी के बावजूद बाजार की रिकवरी आज काबिले तारीफ है। मजा तभी है बाजार की तेजी का जब खराब खबरों पर बाजार बढ़े। आज आपके पास सुबह शुरुआत करने के लिए डाउ फ्यूचर्स कमजोर, एशिया फर्स्ट क्लास कमजोर, कल एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े खुले भी खराब, पहले सपोर्ट लेवल पर पहुंचे भी, अभी भी डाउ फ्यूचर्स नीचे है। लेकिन उसके बावजूद जब आप घूमते हैं तो फिर वो दिखाता है कि यानी कि बाजार में खरीदारी की ताकत है, तेजी का माहौल है। मेरे ख्याल से अब 22,000-22,050 जो सुबह हमने कहा था पहला खरीदारी का जोन है, वहीं से बाजार घुमा भी। आप देखिए 22,000-22,050 की हमने खरीदारी की बात की थी, 22,045 का लो बनाया, वो अब भी सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए जरूर हमारा जो सपोर्ट लेवल था 46 से 175, 46,325, उससे 46,365 से घूम गया। थोड़ा पहले से उतना ओबलाइज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है अब 45,550, 45,700 ये बैंक निफ्टी पर 46,550 सॉरी हो गई 46,550, 46,700 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। कहाँ 1000 पॉइंट, 46,550, 46,700 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तर पर दीप अब है ना, बैंक निफ्टी थोड़े कंजेशन जोन में जा रहा है। 47,200 के तक, 46,900 से 47,200 के बीच की जगह ऐसी है जहां प्रॉफिट बुकिंग बार बार आती है। तो अब 47,200 के ऊपर फ्रेश तेजी बैंक निफ्टी बनाएगा।
तब तक थोड़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निफ्टी तो ब्लू स्काई जोन में जाने की तैयारी में, एक बार फिर से लाइफ हाई से मुश्किल से 10 पॉइंट दूर रहे हैं। अगर आज 22,225 के पार निकलता है तो फिर कहना ही क्या। सो आई थिंक रुझान खरीदारी की तरफ बरकरार है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सपोर्ट लेवल पर आते ही खरीदारी कीजिए। ओके, सिंपल। सपोर्ट लेवल्स पर खरीदारी करनी है। 100%। चलिए बढ़िया है। और देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर लगातार अनिल जी की राय आ ही रही है। आज और कल के बीच में भी कन्विंसिंगली बोला था कि बैंक निफ्टी पर रखें नजर। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा था। अब अगला जो पड़ाव होगा जहां बैंक निफ्टी जाकर रुकेगा वो दीप है 46,900 से 47,200, वहां तक की राह दिख रही है साफ ऊपर की तरफ। तकनीकी तौर पर बैंक मजबूत है, तकनीकी तौर पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने को भी तैयार है। सो मेरा ये समझना है कि जब तक 46,000 के ऊपर है आप अच्छे हैं, जब 47,000 के ऊपर निकलेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बात ही अलग है। फिर तो ये है ना, छोटी मोटी 5, 50, 100, 200 पॉइंट की मंदी हम हमारे दिमाग में लेके चले तो चलें, मार्केट तो कुछ अलग ही बड़ा सोच रहा है। तो 46,200 के आसपास एंट्री मार पाए उतना बढ़िया है। 46,325 से मूड बनाना शुरू करें, 46,175 ये पहला रेंज है खरीदारी का, और यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आज इस महीने का आपको हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी पर देखने को मिला, ये लेवल है आपके लिए 46,968 का। तो कुल मिलाकर नए हाइस, महीने के नए हाइस पर बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बने रहे, जिस तरह की तेजी हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, थोड़ा और स्कोप बन सकता है बैंक निफ्टी में। ये था आपके लिए बैंक निफ्टी पर अनिल जी का भरोसा। और अनिल जी, अब हम रोज दोपहर में भी स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक इन एक्शन के बारे में आप बताते हैं। तो बताएं इस समय कौन सा स्टॉक है? आज तो स्टॉक इन एक्शन, इंडेक्स इन एक्शन सब कुछ एक ही है दीप, और वो है HDFC बैंक। आई थिंक HDFC बैंक ने एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी की है। 1425, 1430 के ऊपर जो ये निकला है, ये कुछ बड़ा वॉल्यूम के साथ निकलता हुआ दिख रहा है। हाल ही के दिनों का, मेरे ख्याल से हाल ही के दिनों के जो रिजल्ट आए, रिजल्ट के वक्त जो वॉल्यूम हुआ उसके बाद आज सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ HDFC ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन है HDFC बैंक में, और मुझे लगता है कि पहला टारगेट HDFC बैंक में 1475, 1485 का लेकर चलना चाहिए। वहाँ तक जाने की तैयारी में। फ्यूचर्स की बात करूँ, फ्यूचर्स ले आए आप HDFC बैंक के साथ में, तो लगभग कैश और फ्यूचर लगभग बराबर है। तो और उसके बाद अगर हम वहाँ से और पार होकर निकलते हैं तो फाइनल टारगेट 1530 से 1545 तक का HDFC बैंक में आता हुआ दिख सकता है। और मज़े की बात दीप ये है कि फिर HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों मिलकर बैंक निफ्टी की भी और निफ्टी की भी, दोनों की तेज़ी को ये लीड करेंगे। अभी तक आपको तेज़ी की लीडरशिप TCS वगैरह से आई है, आपको लीडरशिप रिलायंस से आई है। अब वक्त आ रहा है कि ये लीडरशिप वापस HDFC बैंक और ICICI बैंक की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखे। तो मुझे लगता है 22,500 की तरफ की तेज़ी निफ्टी पर, और वापस से बैंक निफ्टी पर 48,000 की तरफ की तेज़ी, जो ये दो इंडेक्स आपके लिए लीड करने की कोशिश करेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। तो इसलिए ये है स्टॉक इन एक्शन HDFC बैंक। बिल्कुल। और HDFC बैंक पर भी अनिल जी का भरोसा है। आज सुबह भी हमने एनालिसिस करी थी और बात भी करी थी HDFC बैंक की। एक बार देख लेते हैं कि HDFC बैंक पर भी अनिल जी का क्या कुछ कहना रहा है। 19 तारीख को HDFC बैंक की एनालिस्ट डे है वो। ओके। और इस एनालिस्ट डे में देश दुनिया के सारे बड़े एनालिस्ट आएंगे, और इसमें न सिर्फ HDFC बैंक को लेकर बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा डायरेक्शन मिलेगा। HDFC बैंक 19 तारीख को एनालिस्ट डे है उनका, बड़ी मीटिंग है, और 19 तारीख को आपको HDFC बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और लगभग पूरे बैंकिंग सेक्टर पर एक कॉल लेना है। उनको सुनने के बाद कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं आया HDFC बैंक के लिए। जितना लोगों को डर था कि ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है, वैसा कुछ भी खराब मुझे नहीं लगा। एसेट क्वालिटी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, सेक्टर को लेकर कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ भी धीरे धीरे आ जाएगी। सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है, गवर्नर साहब अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ाने के बारे में सोचें, ऐसा HDFC बैंक ने आपको इनडायरेक्टली कहा है। बिल्कुल। और अनिल जी कह भी रहे थे 19 तारीख का इंतजार करिए। कल हो गई मीट, आज 20 तारीख को आप देख रहे हैं HDFC बैंक आपको ज़बरदस्त लीडरशिप दिखा रहे हैं, और बाकी बैंक्स में भी इसका एक पॉजिटिव रब ऑफ आ रहा है। चलिए और भी स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, और आने वाले दिनों के कुछ इवेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। आज की खबरें, इवेंट्स दोनों लेकर तैयार हैं कुशल और नुपुर। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के?
गुड आफ्टरनून दीपक। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स बीबी इंडिया अभी भी नंबर्स जिसके आने बाकी हैं, साथ ही कैश बेस से एलांटास बैंक भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। जहां तक कल का सवाल है, साउथ इंडियन बैंक पर नजर रखिए। राइट्स इशू के टर्म्स पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी और साथ ही मेड प्लस हेल्थ यहां पर QIP इशू के विड्रॉल पर भी कंपनी का बोर्ड बैठक होगा। इनफैक्ट जुनिपर होटल से यह IPO खुलता हुआ दिखेगा। कल के दिन से 23 तारीख तक ये IPO खुला रहेगा। कुल मिलाकर ये पूरा फ्रेश इशू है 1800 करोड़ रुपए का। यही नहीं, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे कमिंस इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, MRF, PI इंडस्ट्रीज और LIC के काउंटर्स। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगे। यूरोप के लिहाज से जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ECB की, वो होती हुई दिखेगी और फरवरी के जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़े हैं यूरोप के, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। गुरुवार 22 फरवरी नंबर्स के लिहाज से जानस स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नंबर्स घोषित करेगा। साथ ही RBI MPC की मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगी। कोटक बैंक यहाँ पर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोर्ड बैठक है और एंजल वन यहाँ पर फंड जुटाने पर विचार करता हुआ दिखेगा 22 तारीख को। IPO के लिहाज से GPT हेल्थ केयर नया IPO बाजार में आ रहा है 22 तारीख से 26 तारीख तक और ये जो फ्रेश इशू है करीबन 40 करोड़ रुपए का है। बाकी जो 485 करोड़ है वो OFS है, तो कुल मिलाकर 525 करोड़ रुपए का ये IPO आने वाला है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे NHPC के काउंटर और साथ ही मैस फाइनेंशियल सर्विसेज जो बोनस इन्होंने डिक्लेयर किया था वो भी एक्स डेट हो जाएगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अंत में जनवरी महीने का यूरोप का जो महंगाई आंकड़ा है वो आपके सामने आएगा और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ECB की जो हुई थी उसके अकाउंट्स जितने भी हैं वो यूरोप के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल, चलिए नज़र है फेड बैठक के मिनट्स कल आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आगे फेड की सोच के डायरेक्शन के लिए। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं आज खबरें कौन कौन सी आई हैं? गुड आफ्टरनून। JSW इंफ्रा के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे JNPT से PPP मॉडल के तहत कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। कार्गो बर्थ की रख रखाव से ये जुड़ा ऑर्डर है, तो स्टॉक फोकस में। रामकृष्ण फोर्जिंग भी आप फोकस में, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा राइट व्हीकल सेगमेंट में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। करीबन 1900 करोड़ की इसकी साइज़ है। नॉर्थ अमेरिका से 10 साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। गुजरात गैस, जहां पे इंडस्ट्रियल गैस कीमतों में कंपनी ने 9% की कटौती करने पर विचार कर सकती है। इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में 1 मार्च से जो कटौती है वो उस पर विचार होते हुए नज़र आ सकता है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के चलते यहाँ पे प्राइस में कट लिया जा सकता है। NBCC, जहाँ पे कंपनी को लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हो, आज फिर से कंपनी को 560 करोड़ का मिला है बड़ा ऑर्डर। NIT सिक्किम से ये ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। ईज माई ट्रिप, जहां पे कंपनी ने जिवानी ग्रुप और रेडिसन ग्रुप होटल के साथ एक करार किया है। अयोध्या में 150 कमरे वाला रेडिसन ब्लू होटल बनाने के लिए इस करार को किया गया है। ब्लॉक डील है काफ़ी सारी, जहाँ पे वर्लपुल 16% इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। फेडरल बैंक स्टॉक दबाव में भी है, 12 लाख शेयर्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए। NHPC 70 लाख शेयर, NBCC 16 लाख शेयर, धनलक्ष्मी बैंक 21 लाख शेयर, जोमेटो 45 लाख शेयर और IOC में देखें तो 11 लाख शेयर के इक्विटी एक्सचेंज सुबह से हुआ है। ओके, तो यह है थोड़ी सी खबरें जो आपके सामने कुशल और नुपुर दो जनों ने मिलकर रखी, जो काम एक अकेला भी किया कर सकता है। कुशल ट्रिगर भी आपके पास, दोनों में से एक भी कर सकते थे, नहीं? हाँ सर, अक्सर ऐसा डिस्कशन तो होता रहता है। होता है, ओके। सोचा, ओके, चलिए दोनों ने मिल बांट कर जो आपके सामने ट्रिगर्स और खबरें रखी उन पर रखिएगा आप फोकस। बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। स्वागत किया जाए बंसल जी का, कुणाल जी का, सुमित जी का और वागले साहब का भी, और सबके सब है तैयार। आइए कुछ स्टॉक्स जहां एक्शन में हैं वहीं पर पहले फोकस कर लिया जाए और जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कहाँ कुछ एक्शन उन्हें नज़र आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले HDFC बैंक के साथ ही करते हैं शुरुआत। टॉक ऑफ द टाउन वही है और डे हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड भी करता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। अनिल जी देखिए, HDFC बैंक की अगर बात करें तो चार्ट पर एक जबरदस्त अपमूव आता हुआ दिख रहा है। RSI डाइवर्जेंस चार्ट पर साफ दिख रही है, तो मुझे लगता है कि एक बॉटम इन प्लेस है। 1380 के आसपास वैसे भी चार्ट पर सपोर्ट था, उन्हीं लेवल से हम इसमें एक टर्न अराउंड आता हुआ देख रहे हैं। मुझे एक इमीडिएट कंजेशन दिखता है 1480 के आसपास, वो लेवल्स पार हुए तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और 1480 अगर स्टॉक ने पार कर लिया तो फिर आपको इसमें सीधा 1560 तक का एक बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी खरीद सकते हैं जिनके पास लंबी अवधि के लिए जो लोग निवेश करना चाहते हैं HDFC बैंक में, मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीद करके चलें। थोड़ा सा मीडियम टर्म होराइजन रखें तो मुझे लगता है वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी ये स्टॉक रीगेन करेंगे। ओके, HDFC बैंक अपनी लॉस्ट ग्लोरी रीगेन करने के लिए तैयार है। बाजार ने भी
एनालिस्ट मीट के बाद जो व्यू आया है वो पॉजिटिव ही है और हम देख भी रहे हैं आज अच्छी मूव दिखा भी रहा है, टेक्निकली भी स्टॉक अच्छा दिख रहा है। नज़र रखिए दीपक नाइट्राइट पर भी, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है, थोड़ी देर में इस पर भी बताएंगे कि क्यों दीपक नाइट्राइट मूव कर रहा है। बट पावर ग्रिड, इस पर एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और उसके बाद से स्टॉक एक्शन में, सुबह से हम देख भी रहे हैं स्टॉक में अच्छी मूव बनी हुई है, डेज हाई पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। सुमित जी गुड आफ्टरनून, एक बार पावर ग्रिड पर राय दें सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, पावर ग्रिड के अंदर भी ब्रेकआउट है, स्टॉक बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा है, स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में ही है और लास्ट 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत छोटा मोटा गिरावट आने के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम किया है, 285 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए और जल्दी 300 प्लस के लेवल पावर ग्रिड में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, 300 तक के लेवल जल्दी पावर ग्रिड में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। पावर ग्रिड में 300 रुपये तक के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे, ऐसा मानना है सुमित जी का। एक्शन में ये भी भरपूर है। एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जूनिपर। अगर आपको इसके नाम से नहीं पता चलता ये कंपनी कौन सी है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इस आप कंपनी को आप पहचानते हैं। अच्छा, 2 मिनट का समय देता हूँ, अच्छा, तब तक ट्वीट करके भेजिए, मुझे मैसेज करिए, तब तक जरा एक बार हमारे एक्सपर्ट के पैनल में भी मैं पूछता हूँ कि क्या उन्होंने पहचाना है जूनिपर किसकी कंपनी है, तो उन्हें भी 2 मिनट का समय दिया जाए। बिल्कुल दिया जाता है। आराम से, टेक योर ओन स्वीट टाइम, तब तक हम थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचेंगे भी। जी चलिए फाइंड आउट करिए, जल्दी हमें ट्वीट करके बताइए। हीरो मोटो, इसमें एक ब्रेकडाउन आ रहा है और एक वजह भी है, थोड़ी देर में आपको वजह भी बताएंगे, बट उससे पहले एक बार चार्ट चेक जरूर लेते हैं वागले साहब से। वागले साहब, वैसे रिसेंटली एक अच्छी रैली इसमें बनी थी, अब एक करेक्शन आ रहा है हीरो मोटो में, जरा बताएं सर। दीपांशु, अगर बेचना था तो 4800 ब्रेक होने के जब हुआ तभी बेचना था, अभी 4680 पे मैं बेचने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। बाउंस आएगा तो सोचेंगे, एक कम से कम एक 70-80 रुपए का बाउंस आएगा तो ही बेचना है, नहीं तो ट्रेड सेटअप नहीं बैठेगा। हाँ, वीकनेस थोड़ा सा है, मुझे लगता है ये ऑन द डाउन साइड 4590 4600 के आसपास जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटो कॉर्प, जिसमें आज एक ब्रेक डाउन आया है। ब्रेक डाउन आया, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइए जरा मैं हमारे एक्सपर्ट से पूछूं, अगर कोई बता पाए, पता लगा पाए तो जरा जल्दी से बताइए। जूनिपर, आगे नहीं बोलूँगा, आगे बोलूँगा तो पता चलेगा किसने पता लगाया। ओ कुणाल जी, वंडरफुल, वेरी नाइस, आपका आंसर बताइए सर। अनिल जी, जूनिपर होटल्स है और अनिल जी हमारे दिल्ली में इनका बड़ा मशहूर होटल है अंदाज होटल, तो अनिल जी हमारे बंसल जी भी कई बार वहाँ पाए गए हैं। ओह, तो अनिल जी इसलिए होटल कंपनी। ओके, बंसल जी का अंदाज। जी बंसल जी। अनिल जी, सबसे खास बात क्या है कि वो अंदाज होटल में अनिल जी वो एकदम टपरी वाली चाय मिलती है एट अफोर्डेबल प्राइस अनिल जी। अच्छा, काफी बढ़िया चाय है अनिल जी, और थर्सडे इवनिंग को मैं वहीं मिलूंगा अनिल जी। इसीलिए आप और अब एक पता चीज़ चला और कि आप अनिल जी, कुणाल जी को थोड़ा वहाँ ले सी जाते हैं। अब समझ में आया। अनिल जी अनिल जी, उससे ज्यादा तो पेट्रोल लगता है अनिल जी, चाय सस्ती है, पेट्रोल महंगा है। मेरे ख्याल से दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही, जब हम निकलते थे राइट हैंड साइड में वो कई सारी होटल्स हैं, उसमें एक अंदाज वहाँ पर आती बिल्कुल। लेकिन आप अभी पहचान जाएंगे कि क्यों मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ। चलिए बिगुल के साथ करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का स्वागत न्यूज़ पर यूज़। जूनिपर होटल्स 1985 में बनी थी ये कंपनी, लग्जरी होटल बनाने का और चलाने का काम करती है, और कमरों के हिसाब से देश में हयात होटल्स, हयात चेन जो है होटल्स की, वो आप जानते हैं, इनकी सबसे बड़ी ओनर है। 6 शहरों में 7 होटल है, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, 1836 से ज़्यादा कमरे कंपनी के पास हैं, और 22 रेस्टोरेंट और बार भी हैं। IPO कल खुलने वाला है इस कंपनी का और बंद होगा 23 तारीख को। प्राइस बैंड 342 से 360 रुपये, 40 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज़ है 1800 करोड़, और अच्छी बात ये पूरे के पूरे 1800 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि पैसा जाएगा कंपनी के पास। और हायर बैंडर पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन 8000 करोड़ रुपए का है। आइए, 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अरुण कुमार सराफ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका से बिजनेस इकोनॉमिक्स में BA की डिग्री हासिल की है। 1998 से सराफ साहब कंपनी के साथ हैं। कंपनी के CFO तरुण जेटली साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल।
और जेटली साहब, आर डी नेशनल कॉलेज और WA साइंस कॉलेज मुंबई से आपने BSc की डिग्री हासिल की है और मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने MBA की डिग्री भी ली है। 2019 से जेटली साहब कंपनी के साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके IPO पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सराफ साहब, सबसे पहले तो बताएं आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, किस तरह का बिजनेस है, किस तरह के शेयरों में, और आपकी कंपनी की पोजीशनिंग जो महंगे लग्जरी होटल्स हैं उनमें किस तरह की है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने आज हमें आमंत्रण किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जुनिपर होटल्स जो है ये मार्की एसेट खरीद अपने ओन करता है। होटल खुद बनाते हैं हम लोग और होटल को उनको नर्चर करते हैं और इंटरनेशनल कंपनी हायत के साथ में टाई अप करके उनको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। हमारी होटलें सबसे बड़े आपके दो हमारी होटलें हैं जो सबने देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी। मुंबई में ग्रैंड हायत मुंबई बोल के सबसे बड़ा होटल मुंबई का है और दिल्ली के अंदर अंदाज होटल है, वो भी दिल्ली के सबसे बड़े होटलों में ही कहलाता है। अंदाज में और हमारी जो बॉम्बे के अंदर, इसके अलावा हमारे पास 2 होटलें और हैं, 4 होटलें और हैं। 2 है आपके अहमदाबाद में, सबसे बड़ी होटल अहमदाबाद की आश्रम रोड के ऊपर है, और गोमती नगर में लखनऊ में सबसे अच्छी होटल है, और उसी हिसाब से रायपुर और हम्पी में भी हमारी होटलें हैं। तो हमारा होटल का जो पूरा का पूरा कारोबार है, ये हमारा डेवलपमेंट करते हैं हम होटलें, जमीन खरीद के अच्छे से बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करते हैं और मैनेजमेंट कंपनी में लाके इससे मैनेजमेंट करवाते हैं। बम्बई की हमारी होटल है, सबसे बड़ी होटल है, जो 550 कमरे की है, 150 अपार्टमेंट है, 100 से ज्यादा उसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा उसमें शॉपिंग प्लाजा था, जो अभी हमने कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया है, और 1 लाख स्क्वायर फीट का हमारा माइस और भी स्पेसेस है। इस हिसाब से हमारी होटलों का बिजनेस मॉडल ये है जी, बिग बॉक्स बोलते हैं हम लोग, और इसमें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं। रूम के अलावा और फूड एंड बेवरेज के अलावा और भी स्ट्रीम, जैसे अपार्टमेंट्स हैं और शॉपिंग प्लाजा और कमर्शियल रेंटल है। इस टाइप से करके हमारी 4-5 किस्म की रेवेन्यू स्ट्रीम होने से हम बहुत ही यूनिक हो जाते हैं। और एक और यूनिक बात इसमें है कि हमारी ऑपरेटिंग कंपनी जो हायत है, उनका इसके अंदर 50% का इन्वेस्टमेंट है। सराफ होटल जो हमारी कंपनी है, मेरी कंपनी है, और हायत की जो कंपनी है टूसीज, उसका भी डायरेक्टली जो न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, उनका भी इसमें 50% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है कि मल्टीनेशनल होटल कंपनी इंडिया के अंदर आके उन्होंने निवेश किया है। ओके, तो ये 50% की पार्टनरशिप आपकी है हयात के साथ में। तो हयात एक तरफ उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है और दूसरा होटल मैनेजमेंट भी उनके पास है, राइट सर? हाँ जी सर, हाँ जी। और कब से हयात आपके साथ में इक्विटी पार्टनर के तौर पर? देखिए जी, जब हमने ये कंपनी खरीदी थी, कंपनी को जब हमने 1998 में टेक ओवर किया था, तब से पहले दिन से ही हायत के ओनर जो प्रिtzker फैमिली है, उनका इसमें इन्वेस्टमेंट था। और जब हायत लिस्ट हुई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो प्रिtzker फैमिली ने हायत को अपना इन्वेस्टमेंट मूव कर दिया था। तो अभी आप सोचिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 25 साल से ही हायत की एक लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट है। कभी भी उन्होंने, और जब भी इसमें सपोर्ट चाहा, हमको पूरा सपोर्ट मिला है हायत से, और ये अच्छा ही एक बहुत ही सुंदर और बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म बन गया है सर। और अभी आप अपनी स्टेक बेच रहे हैं, हयात अपनी स्टेक इस IPO में बेच रहे हैं, ये अच्छी बात है। जेटली साहब, जो मुझे समझ में आता है कि आप, एक तो 1800 करोड़ इशू है, पूरा का पूरा कंपनी में पैसा जा रहा है, अब इससे आप कुछ कर्ज कम करने वाले हैं, राइट सर? कितना कर्ज कम करेंगे, वो कर्ज कम करने के बाद कितना बचेगा, और जो कर्ज आप कम करने वाले हैं उससे आपके ब्याज की कितनी सेविंग होगी, कंपनी को कितना फायदा होगा, ये जरा समझाएं। जी अनिल जी, तो IPO है 1800 करोड़ का और उसमें OFS 0 है सर। ये सारा फ्रेश कैपिटल है, जिसमें से 1500 करोड़ हम डेट कम करेंगे। आज की तारीख में हमारे पास ग्रॉस डेट है 2200 करोड़ का, उसमें से प्रमोटर सबऑर्डिनेटेड डेट है 300 करोड़, तो बैंक डेट है सिर्फ 1900 करोड़, जिसमें से 1500 करोड़ हम रिड्यूस करेंगे IPO के थ्रू। उसके बाद हमारे पास बैंक डेट 400 करोड़ रह जाएगा, जो मेरे एबिडा से, प्रोस्पेक्टिव एबिडा से लेस देन 1 टाइम हो जाएगा। मेरी इसके 1500 करोड़ देने के बाद इंटरेस्ट सेविंग 170 करोड़ रुपए सालाना इंटरेस्ट सेविंग होगी, जिससे हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। उसके अलावा अनिल जी, पहले क्वार्टर में पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट क्वार्टर वी विल टर्न PAT पॉजिटिव वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज अ ट्रेंड जो हमको लगता है आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। एक मिनट, ये वाला लास्ट सेंटेंस वापस बोले सर, कब से आप पॉजिटिव हो रहे हैं? Quarter 1, first quarter after listing, we will turn
PAT पॉजिटिव। प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हाँ मेरा सवाल वहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले 3 साल के जो मेरे पास डेटा हैं प्लस ये 6 महीने के जो आपने अनाउंस किए, 3.5 साल के डेटा में आप EBITDA लेवल पर तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट अभी तक आया नहीं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं ये ब्याज की सेविंग होगी IPO आने के बाद, मतलब वित्त वर्ष 2025 जो आपका शुरू होगा उसमें कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। जी अनिल जी, दैट इज राइट। Wonderful. इवन ड्यूरिंग जो पिछले 3 साल थे सर, उसमें देखिए अनिल जी 2 साल कोविड का था, तब भी द ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि वी नेवर टर्न नेगेटिव ऑन द एबिटा। हम हमेशा एबिटा पॉजिटिव रहे हैं, और लास्ट साल हमारा एबिटा मार्जिन जो है वो सबसे हाईएस्ट था। 322 करोड़ का एबिटा हमने अचीव किया है, और 170 करोड़ की इंटरेस्ट सेविंग जैसे होगी हमारी, वो पूरा फ्री कैश में जाएगी, एंड वी विल टर्न PAT पॉजिटिव। ठीक बात है। लेकिन जेटली साहब, जैसा अभी सराफ साहब कह भी रहते हैं कि आप अपनी होटल खुद ज़मीन खरीदते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, तो आपकी एसेट बन जाती है। अब आप फ्यूचर में भी जो एक्सपांशन करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे ही करेंगे, तो फिर तो वापस आपको कर्ज तो लेना होगा, या फिर आप इंटरनल अक्रूवल से ही कर पाएंगे एक्सपांशन? हमारा जो प्लान है अगले 24 महीने में करीबन 1000 कमरे डालने का है, जो मिक्स ऑफ एक्विजिशंस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों मिक्स करके ये आएगा जो ग्रोथ हमारा है। मेजॉरिटी ऑफ दिस विल बी फंडेड इंटरनल अक्रूवल से। हमारा कैश फ्लो जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस हमारे पास IPO से 300 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है वो भी हम डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्टिव एक्विजिशन में। तो आगे चल के जो हमारी ग्रोथ है वो सब इंटरनल अक्रूवल से ही होगी, और हमारा टारगेट ये है कि डेट टू एबिटा हमारा कभी 2.5 से ऊपर नहीं जाएगा आगे। ओके, 2.5 के डेट इक्विटी रेशियो पर आप कंफर्टेबल है, 2.5 टाइम्स ऑफ EBITDA कंफर्टेबल है। सराफ साहब, एक आपके RHP में जो एग्रीमेंट में लिखा है कि आपका सराफ ग्रुप के साथ में कंपनी का जो एक टाइप है ROFO, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, ये एग्जैक्टली क्या है और इससे जूनिपर को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर्स में, ये ज़रा समझाइए। जरूर जी, देखिए सराफ, हमारी फैमिली की कुछ होटलें जो हैं जो लिस्टेड कंपनी में अभी भी हैं और वो इस प्लेटफॉर्म से बाहर हैं। सो जो भी मेरी अरुण सराफ की जो कंपनियां होटलें जो इस प्लेटफॉर्म से बाहर हैं, वो हमारा लिस्टिंग होने के बाद में रोफर मैकेनिज्म के थ्रू, सेबी और रेगुलेटरी अप्रूवल के थ्रू इस कंपनी में मर्ज कर दी जाएंगी। सो लॉन्ग शॉट और छोटी सी बात, लॉन्ग टर्म में मेरे पास जूनिपर होटल ही हमारा मेन हॉस्पिटैलिटी का प्लेटफॉर्म रहेगा, और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी की जो अरुण सराफ के एसेट्स हैं वो इस कंपनी में मूव कर दिए जाएंगे। इसके लिए ये रोफर बनाया गया है, और ये भी जो जेटली साहब ने अभी बताया कि 2 साल भर में हम 2 होटलें इसके अंदर लाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो जनरली आपके RHP में लिखा है कि 15% आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, प्लस आपकी कुछ ग्रुप कंपनीज हैं जो इसी बिजनेस में जिससे आपके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ही खत्म हो जाएगी जब आप लिस्टिंग के बाद बाकी सारी कंपनियों को, बाकी सारी होटल्स को भी इसी में ले आएंगे, राइट सर? एब्सोल्युटली। तो अच्छा ये बताएं, लिस्टेड स्पेस में और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके ग्रुप की और अलग से लिस्टेड है जो इसमें आ सकती हैं? देखिए, हमारी अभी 2 लिस्टेड कंपनी है, एशियन होटल ईस्ट लिमिटेड जो है, और एक है रोबस्ट होटल। ये एक चेन्नई में ओन करती है हायर रीजेंसी, एक कलकत्ते में ओन करती है। इन दोनों होटलों के अंदर मेरे भाई और मेरे बीच में हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग करके एक होटल कंपनी इसमें आ जाएगी। तो मतलब ये दोनों कंपनियां ये आपके इसमें मर्ज हो जाएगी जूनिपर में, जो होटल से वो इसमें एक कंपनी इसमें से मर्ज होगी। ओके, एक इसमें से मर्ज होगी, वंडरफुल। ओके, तो ये बड़ा डेवलपमेंट होगा। अब सराफ साहब बताएं, आगे चलते हुए, जैसे अभी आप लैंड खरीदते हैं, उसको डेवलप करके होटल बनाते हैं, क्या इरादा है? फोकस इसी तरह से रहना है या कोई दूसरी होटल्स बनी बनाई जो हैं उन्हें भी आप खरीदना चाहते हैं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरफ की ग्रोथ के बारे में क्या इरादा है? देखिए जी, दोनों आज एक ही ग्रोथ में पैटर्न में रहने से आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअसली नए एक्विजिशन में तो हरदम लगे भी रहते हैं, पर इतना आसान नहीं है कि रोज की रोज आपको नए एक्विजिशन मिल जाए। इसलिए हम लोग ग्रीनफील्ड का डेवलपमेंट का भी सिलसिला जारी रखते हैं और कंटिन्यूअस होती रहती है। और हम लोग जब भी मार्केट के अंदर कोई भी अच्छे एसेट हमारी साइज और हमारी स्केल की और हमारी फिलॉसफी में फिट करने वाले एसेट आते हैं, तो हम उनको एग्रेसिवली बिड करके लेने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा कंटिन्यू भी रहेगा। अभी भी मैंने उसी पे फोकस कर रखा है, और भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, वो भी हम लोग उनको परस्यू करेंगे। दोनों ही तरीके से, अदरवाइज योर ग्रोथ विल बी वेरी स्लो।
और मेरे सराफ को साहब फास्ट पेस में जी जाना है। सराफ साहब, हाल ही में आपने एक चार्टर्ड होटल्स करके उसका भी एक्विजिशन किया, राइट सर? जो मेरे पास नंबर्स हैं, शायद उस समय आपने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन जूनिपर का 4,000 करोड़ के 3,500 करोड़ के आसपास किया होगा। अब आपका आईपीओ 8,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आ रहा है, तो इतने कम समय में ऐसा क्या बदला है? क्यों इतना वैल्यूएशन गैप है सर? मैं तरुण जी को रिक्वेस्ट करूंगा इसका बताएं आपको। जी तरुण जी। जी और तरुण। ये चार्ट होटल भी जो थी वो हमारी ही कंपनी थी जी, हमारी और हायत की कंपनी थी, जो दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को मर्ज कर दिया गया था। ओके तरुण जी। तरुण जी। जी, तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अनिल जी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमने करीबन 1.5 साल पहले शुरू करी थी, और उस वक्त जो है जो हालात थे सेक्टर के वो मल्टीपल अलग थे, और आज की डेट में वो मल्टीपल अलग हैं। इंडिपेंडेंटली फेयर वैल्यू करके वो वैल्यू उस वक्त अराइव हुई थी। आज की डेट में सर लॉट हैज चेंज्ड। जो हमने उस वक्त एबिडा मार्जिन और एबिडा सोचे थे कि हम 24 में अचीव करेंगे, वो 23 में वी हैव ऑलरेडी ओवर अचीव्ड, एंड ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। हमारा तो अंदाज़ा ये है कि एबिडा हम डबल करेंगे। दैट इज़ द टारगेट दैट वी हैव एज अ ग्रोथ. So lot has changed for the positive, Anil ji, from the time that company was acquired through a share swap. जी बिल्कुल। सराफ साहब, आपसे तरुण जी से बात करके मेरे तक ज़्यादातर सारे डाउट सवाल थे वो सब क्लियर हो गए। सिर्फ एक चीज़ पे मैं आपसे जाने से पहले फिर कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर जो भी आईपीओ में इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने बताया भी कि भाई कोविड की वजह से था, इस जैसा तरुण जी बता रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पहला, आप प्रॉफिटेबल बने रहेंगे, ये आप भरोसा दिला सकते हैं निवेशकों को। दूसरा, कैश फ्लो बीच में 1 आध साल आपके नेगेटिव हुए हैं, कैश फ्लो के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से कंपनी पॉजिटिव रहेगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अनिल जी, मैं आपके अश्योर कर सकता हूँ कि हमारा जो कंपनी का है, हमारा बिजनेस मॉडल भी है, कैश फ्लो एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए और सुपर कैश फ्लो मिलना चाहिए। ये तो देखिए जी, कोविड की टाइम पे जो डेट का स्ट्रक्चर जो कंपनी का खराब हो गया था, उससे लेके इसके ऊपर 2 साल 3 साल के लिए हमारे पास चैलेंजेस आए थे, जो कि हमने आईपीओ के अंदर जो अभी डेट रिडक्शन होगा, उससे हर साल के साल हमारी कंपनी में सरप्लस 300 से 350 करोड़ रुपए मिनिमम आपके पास सरप्लस रहेगा कंपनी में। और मैं ये भी आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होटलों की, जो होटल के ऑपरेटिंग लेवल पे है, वो 45% प्लस से ज्यादा मार्जिन पे चलती है। तो इसलिए इसमें कोई, अगर डेट लेवरेजिंग ठीक से इसको सही कर दिया जाए, तो उसके बाद में तो इस कंपनी में कोई चैलेंज ही नहीं है। मैं किसी किस्म का भी चैलेंज नहीं देखता, इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके, मैंने इसमें कोई भी अपना अपना इन्वेस्टमेंट जो है ऐसा कैसा रखा है जिससे कि आगे जाके मेरे को भी इस बात में इसमें ग्रोथ मिलेगी। परफेक्ट। और वैसे भी हयात ब्रांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जानी पहचानी है। हम उम्मीद करते हैं सर कि आपका आईपीओ जो कल से खुलने जा रहा है उसको बेहतरीन रेस्पॉन्स मिले। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सराफ साहब, जेटली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भी हमें समय देने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमको बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, प्लेजर। तो ये थे जूनिपर होटल्स के टॉप मैनेजमेंट, और दीप कल आईपीओ खुलने जा रहा है। कल सुबह 8 बजे हम इस आईपीओ का पूरा करेंगे, विश्लेषण बताएंगे आपको इस आईपीओ में पैसे लगाए जाए या नहीं। और चूंकि कल आईपीओ खुल रहा है तो हमने सोचा कि आज दोपहर में मुलाकात कर ली जाए। जनरली हम दोपहर में मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि आईपीओ खुल रहा है, इंटरेस्टिंग आईपीओ है, सो विस्तार से बातचीत की जाए। आइए, तैयार है सेठी साहब, बिगुल उनके लिए सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज, जो अभी 502 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 530 के, स्टॉप लॉस रखना 490 रुपए का। ये एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर वाटर डिसैलिनेशन, पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट, इस तरह के कारोबार में है। 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन इस कंपनी ने वर्ल्ड वाइड किए हुए हैं। और इनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जैसे वाटर प्यूरिफायर वगैरह भी बनाती है, तो वो उसके लिए कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस जैसे होटल्स है, स्पाज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, इन सबको भी कैटर करती है। और वहाँ पे क्लाइंट लिस्ट अच्छी है, जबरदस्त है। रिलायंस है, LNT, ताज, लीला, हयात, सबको कैटर करती है। अभी हयात से आप बात भी कर रहे थे। और सरकार का जो हर घर जल मिशन है, उसकी भी एक बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी होती है। और इसके कुछ प्लांट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, जैसे बांग्लादेश, UAE, बहरीन, इंडोनेशिया में भी इनके प्लांट्स है। दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%,
एक वेरी लो नेग्लिजिबल सॉर्ट ऑफ डेट वाली कंपनी है, तो खरीदारी करनी है ION एक्सचेंज में फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 530, स्टॉप लॉस ऑफ 490। ओके, तो आयोन एक्सचेंज 530 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें आप खरीदारी। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर अपना। दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है SP अपैरल्स, जो अभी 597 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 635 के, स्टॉप लॉस है 585 का। एक ये टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है नीटेड गारमेंट्स की। क्रोकोडाइल जो ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, उसकी एक्सक्लूसिव राइट्स इनके पास है। इसके अलावा खुद के इनके कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे नटालिया नाम का एक ब्रांड है इनका पॉपुलर, फिर चिल्ड्रन का एक ब्रांड है एंजल एंड रॉकेट, और स्पोर्ट्स वेयर का भी ब्रांड है हेड नाम का। तो इस तरह के पॉपुलर ब्रांड्स हैं। और क्रोकोडाइल के इनके इंडिया नेशन वाइड अराउंड 54 से ज्यादा स्टोर्स है। फिर जिस तरह से हम आजकल अब टेक्सटाइल सेक्टर में फोकस देख रहे हैं, बाजार का भी है, मैंने फ्राइडे को रूपा एंड कंपनी इसी सेक्टर से रेकमेंड किया था 277 के लेवल्स पे। 295 के मेरे टारगेट्स थे, वो आज अचीव भी हो गए। मुझे लगता है बाकी के भी जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है उनमें भी एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। FIS इसका भी अच्छा खासा 20% का इसमें स्टेक है या ओन करते हैं, जिसमें कई अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे क्वांट है, DSP, फ्रैंकलिन वगैरह सब इसमें ओन करते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक सस्ता लगता है, तो खरीदारी करनी है SP अपैरल्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 635, स्टॉप लॉस 585। ओके, तो 635 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये आपके लिए राय आ रही है SP अपैरल्स और आयोन एक्सचेंज 530 के टारगेट के लिए, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। ओके, बाजार में एक्शन भरपूर हो रहा है। अनिल जी भी बस अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं। आइए लेते हैं अनिल जी से 2:30 बजे का मार्केट व्यू। अजी, इंडेक्स लेवल पर तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बैंक निफ्टी लीडरशिप दिखा रहा है, 500 पॉइंट ऊपर है सर। निफ्टी आपको फ्लैट दिख रहा है। सेंसेक्स 225 पॉइंट ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी परेशानी है, 1/4% नीचे मिड कैप है, 0.5% नीचे स्मॉल कैप है, और ग्लोबल संकेत इस समय ज्यादातर सपोर्टिव नहीं है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे था शो की शुरुआत में, अब 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है। एशिया में भी मिला जुला कारोबार रहा था सर। यूरोप में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है, तो ग्लोबल बाजार सुस्त है, ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, सुस्त है सर। मतलब कितना काम करवाओगे आप बैंक निफ्टी से? ये भी है, निफ्टी भी संभाले, डाउ भी संभाले। मुझे लगता है 47,000 के ऊपर निकल गया बैंक निफ्टी, तो डाउ फ्यूचर को भी संभालने के चक्कर में लगा है। पिछले कुछ मिनटों में फिर से बढ़िया खरीदारी आती दिखी और डे हाई की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल सपोर्ट ना होने के बावजूद डे हाई की तरफ बैंक निफ्टी है। ऐसा लग रहा है दीप की जिस तरीके से डेटा बन रहा है, डे हाई की तरफ बाजार बंद होने को तैयार है। और क्यों है वो मैं बता दूं। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 22,100 पर बहुत बढ़िया बन चुका है निफ्टी के लिए। 22,100 के पुट पर 73 लाख शेयर है और 22,100 के कॉल्स पर 68 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है। तो अगर 3 बजे तक हम 22,100 के नीचे नहीं जाते हैं, जो कि जाएंगे नहीं, तो आपके लिए एक अच्छी क्लोजिंग और बेहतरीन क्लोजिंग होने की तैयारी में 22,122 के ऊपर भी आप बंद हो सकते हैं नए लाइफ हाई पर क्लोजिंग बेसिस पर। 22,050 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 22,000 के नीचे 100 के नीचे अगर गलती से फिसल भी गए तो 22,100 के नीचे 50 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क है भी नहीं, ये एक अच्छा संकेत है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? हल्की फुल्की रुकावट है 22,175 से 22,225 और मेरा आज का टारगेट वही है, वहाँ तक जाकर कहीं रुकेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा डाउ फ्यूचर घूमकर 100 पॉइंट ऊपर हो जाए तो फिर हम 22,225 के पार निकल कर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी भी और कर सकते हैं। वैसे तो है ही मजबूत, चलेंगे भी, लेकिन फिर भी ये आपके लिए लेवल ऊपर की तरफ के। ये हो गया आपका निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी 47,000 के पार निकलने की कोशिश होती दिख रही है। सबसे बढ़िया बात ये दीप की बैंक निफ्टी में 46,500 रॉक बॉटम हो गया है। जो कल आपने 46,535 की क्लोजिंग देखी थी, हमने कल ही कहा था क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, काट लीजिए। नहीं तो, और आज सुबह का स्टॉप लॉस 750 का था, काट लीजिए। कहीं न कहीं तो आपको काटना पड़ेगा। अब आप एकदम ही टॉप बना के लास्ट में कभी काटेंगे तो फिर तो आपकी मर्जी है। पहले ही स्टॉप लॉस पे काट दे तो टॉप बनाने की नौबत नहीं आती। राइट, करेक्ट। लेकिन अब ये है कि 46,800 के आसपास, 46,700, 46,800 अब बैंक निफ्टी पर दिन के लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में रुकावट जो है दीप वो 47,100 से 47,200 की रेंज में है। प्रिसाइजली 47,075 से 47,200। अगर 47,200 के पार निकलकर बंद हो जाता है तब तो बैंक निफ्टी कल भी 300-400 पॉइंट और दौड़ने को तैयार। कल भी हाँ 47,200, क्योंकि आखिरी कंजेशन जोन यही है।
बैंक निफ्टी ने जब पिछली बार लाइफ हाई बनाया था 46,800 का और वहाँ से जब गिरा था तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी 47,200 की रेंज में लिया था। अब वही रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। एक बार 47,200 के पार निकले तो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर तो लाइफ हाई की ही बात होगी, उसके नीचे की कोई बात ही नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा ये समझना कि अगर आपने लिया है, एक बार 47,200 के आसपास 47,100 के आसपास मिलता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर सकते हैं वापस खरीदारी करने का। 46,800 आए फिर से एंटर मार लीजिए, 46,700 आया एंट्री कर लीजिए, नहीं तो है उसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट वोट करने के बारे में सोचना नहीं है फिलहाल अपने। हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बड़े ब्रेकआउट के लिए दोनों इंडेक्स तैयार हो रहे हैं, इसलिए शॉर्ट करने का ना सोचें। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो अलग बात है, डाउ फ्यूचर्स वगैरह को देख के, बाकी आप बने रहें, डटे रहें। ओके, क्लियर है सर। वैसे 5 दिन से तेजी में है बैंक निफ्टी, लग रहा है यहाँ से और एक्शन आएगा। आइए इंडेक्स पर कुछ और खास कॉल्स ली जाए। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका जुड़े हैं हमारे साथ। नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बताएं कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार का एक्शन, क्या करना है इस समय? व्यू पॉजिटिव है और डेटा भी मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 22,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो आपको 130-135 इसी रेंज में मिलेगी। तो आप इसे खरीद लें, इसी रेट पे लेते हैं। ये कॉल ऑप्शन अभी नीचे फिर बाउंस हुई है, तो मुझे लग रहा है कि जो एक सेकआउट आना था वो आ रहा है, और ये एक्सपायरी जैसे परसों है वीकली एक्सपायरी, तो नॉर्मली ट्यूसडे को जो सेकआउट आता है वो हम देख चुके हैं। तो इस लेवल पे हमें 22,100 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, आपको 125-130 ऐसे मिलनी चाहिए, तो ये खरीदेंगे। इसका टारगेट करीब करीब मुझे लग रहा है 165-170 होगा, और स्टॉप लॉस जो आज का लो है 98 का, वही स्टॉप लॉस रखेंगे। व्यू पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लग रहा है जो परसों एक्सपायरी है वो 22,200 के ऊपर ही होनी चाहिए, और उसके पीछे रीजन मुझे बैंक निफ्टी से दिख रहा है। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, जैसे अभी 47,000 के ऊपर आई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपायरी है कल, ये करीब 47,300 47,400 के आसपास हो सकती है, यानी 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी रैली बन सकती है। उसके पीछे रीजन ये भी है कि एचडीएफसी बैंक में बाइंग है, और बैंकिंग के जितने भी मेजर कंपोनेंट है जैसे आईसीआईसी एक्सिस, सब में मुझे बाइंग दिख रही है। तो डेटा को देखते हुए मैं ऐसा मान रहा हूँ कि निफ्टी की जो परसों एक्सपायरी है वो 22,200 के ऊपर हो सकती है, और बैंक निफ्टी की जो कल की एक्सपायरी है वो करीब 47,400 की तरफ हो सकती है। तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन लेंगे निफ्टी की। ओके, तो निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदना है। बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं कर रहे नितिन जी? बैंक निफ्टी पर प्रीमियम बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मैं एक व्यू लेकर के चल रहा हूँ, और दोनों ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, निफ्टी का ही ट्रेड ले रहा हूँ। और बैंकिंग में अगर आप कोई स्टॉक बैंक पे फोकस करते हैं, वहाँ बाइंग का डेटा दिख रहा है, तो और लीडरशिप भी आएगी तो एचडीएफसी बैंक से ही आएगी, तो आप एचडीएफसी बैंक पे फोकस करके चल सकते हैं। तो चलिए एचडीएफसी बैंक पर फोकस करिए। निफ्टी पर कॉल ऑप्शन की खरीदारी की रहा है, और एचडीएफसी बैंक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 14,500 के लेवल पर इस समय काउंटर यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। और चोपड़ा साहब, आपके पास मैं आ रहा हूँ सर एचडीएफसी बैंक पर बात करने के लिए। उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी कुणाल जी कहते हैं। बताएं सर। दिवांशु, अरविंदो फार्मा बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो एक डिसाइसिवली 1042 की एक नेकलाइन को तोड़ा है, काफी समय से सबके रडार पर है, और अब ऐसा लग रहा है कि जो मच अवेटेड बड़ा अपमूव है वो शायद यहाँ गोइंग एट देखने को मिले। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन अरविंदो फार्मा। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, स्टॉक में अच्छा करेक्शन हुआ, और हमने देखा कि 1000 के लेवल्स तक स्टॉक का करेक्शन में नीचे आया, और उसके बाद वहां उन स्तरों पर हमने एक बेस बनता हुआ चार्ट पर नजर आया, और उसके बाद अब ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में आपको एक बड़ा मूव आते हुए दिखेगा। पहला जो रेजिस्टेंस है वो जो भी रिसेंट हाई है 1150 के आसपास, वो स्तर आते हुए दिखेंगे, और ये लेवल्स पार हुए तो स्टॉक में और बड़ी तेजी बन सकती है। तो हमारी खरीदारी की राय है एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर बाय करें 1035 पर, 1035 पर छोटा स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। औरो फार्मा पहला टारगेट होगा 1090 1090, इवेंचुअल टारगेट 1125 रुपए का। तो 1125 के टारगेट के लिए औरो में खरीदारी की राय 1125 तक जाने की तैयारी औरोबिंदो फार्मा की, यहाँ करें तेजी। ये राय आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। औरोबिंदो फार्मा 1-2 दिन पहले हमारे भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, और ये स्टॉक हमें भी पसंद है, और फार्मा शेयर में बढ़िया एक्शन के लिए ये स्टॉक भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। आइए सुमित जी की राय क्या है जान लेते हैं बिगुल के बाद।
बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया। स्टॉक का भाव चल रहा है 3185, 3187, 3185, 3187 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक में मूव देखने को मिल रहा है और आज भी फॉलो मूव देखने को मिल रहा है। कल के हाई के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 3140, 3150 के पास है, तो 3140 ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 3250 का, दूसरा टारगेट 3275 का। ये दोनों पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है। टारगेट अचीव होने पे रैली और ऊपर की बनेगी। फिलहाल खरीदारी करें नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन, इस पर करनी है आपको खरीदारी। यह स्टॉक भी एक्शन में दिख रहा है। आइए, चोपड़ा साहब भी हैं हमारे साथ। चोपड़ा साहब बताएं सर, HDFC बैंक, इस पर आपसे राय लेनी थी। एनालिस्ट डे के बाद बाजार का थोड़ा भरोसा बढ़ा है। आपने भी कोई व्यू बनाया सर इस पर? आई थिंक ऑडियो म्यूट है सर। एक्सट्रीमली सॉरी दीप। मुझे लगता है कि अभी HDFC बॉटम आउट हो गया है ऑलमोस्ट, और यहाँ से अब ये दोबारा अपनी चाल ऊपर की तरफ आती दिख रही है। नो डाउट अगर आप फाइनेंशियल्स देखें, फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी भी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 16 है। बुक वैल्यू करीब करीब 519 है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। करीब 2.8 2.9 की बुक वैल्यू, उस पर प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट पीछे जो हमने बातें सुनी थी HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद, उस तरह से जो निम्स थे वो बढ़ते हुए नहीं दिख रहे थे। बैंक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उन्होंने इस बात का दिलासा भी दिया है, और अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और फोकस करना पड़ेगा अपने कासा पे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से नए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ रहे हैं या पेमेंट बैंक्स आ रहे हैं, या जो नए बैंक्स भी खुल गए हैं जो पहले नहीं थे, जो HDFC को अब चैलेंज कर रहे हैं, तो इस पूरी क्रम में कहीं ना कहीं रीइन्वेंट करनी पड़ेंगी स्ट्रैटेजीज को। और मुझे लगता है HDFC इस बात के लिए कैपेबल है। और मैं, जैसे IT बेलवेदर है, TCS वगैरह, ये बैंकिंग बेलवेदर है, तो मुझे लगता है HDFC भी निश्चित रूप से कोई नई स्ट्रैटेजीज पे काम करेगा, और दोबारा से इसमें स्टेबिलिटी दिखेगी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में। और अभी भी ऐसे बैलेंस शीट पे कोई स्ट्रेस नहीं है, दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि 1 से 2 तिमाही में इनके निम्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे, और इस बात को बहुत सीरियसली लिया है मैनेजमेंट ने, और एनालिस्ट मीट में भी ये बात बहुत क्लियरली बोली गई। काफ़ी सारे गैप्स भी हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, अगर हम देखें तो वो गैप थ्योरी में मुझे लगता है बहुत बहुत स्ट्रांग है, होती है ये गैप थ्योरी, और ये गैप्स निश्चित रूप से आपको भरते हुए दिखेंगे आते हुए समय में। तो मैं 1600 1600 के टारगेट के लिए HDFC में खरीदारी की रिकमेंडेशन देता हूँ। ओके, तो चोपड़ा साहब की भी खरीदारी की राय है। HDFC बैंक पर 1600 1650 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी वापस मोमेंटम पकड़ रहा है। HDFC बैंक की स्ट्रेंथ भी आ रही है। 47,000 के ऊपर आपको इस समय बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिखेगा, इस पर रखिए नज़र। बट नज़र है हमारी हीरो मोटोकॉर्प पर। इस पर आज एक बड़ा कट आते हुए दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प पर क्या परेशानी हो गई है, क्योंकि अब तक तो स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, आज 200 रुपये की गिरावट क्यों आई है? आइए एक बार जरा कुशल से समझा जाए। कुशल बताएं। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जो दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है मॉर्गन स्टैनले, उनका हीरो मोटोकॉर्प पर थोड़ा सा कॉशियस व्यू बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि रेटिंग्स और साथ ही जो टारगेट्स हैं उसमें कोई बदलाव कंपनी ने नहीं किए हैं, बट ऑफ कोर्स जो चिंताएं हैं 2 प्राइमरली है। सबसे पहले तो जो रिटेल मार्केट शेयर है वहाँ पर गिरावट होती हुई दिखी है पिछले कुछ महीनों में। इनफैक्ट नवंबर में जहाँ पर 35.7% का रिटेल मार्केट शेयर था इनका, दिसंबर में वो घटकर 32% हो गया, और इस बारी जनवरी में आप देखिए तो जनवरी अंत तक 28.1% का मार्केट शेयर यहाँ पर कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिख रही है। ये फाडा का डेटा है, तो अकॉर्डिंगली इसको लेकर थोड़ा सा कॉशियस है कंपनी, जिस कारण से ये मान रहे हैं कि जो बिक्री घटती हुई नज़र आ रही है उसकी वजह से FY25 में जितना आई ग्रोथ का अनुमान लगाया था उसमें 12% तक का आपको ग्रोथ लेवल पर तो रिस्क आता हुआ नज़र आ सकता है। और शेयर में जो गिरावट होने की संभावनाएं हैं वो करीबन 70 to 80% के ब्रैकेट में उन्होंने रखा है। उनके पर्सपेक्टिव से वेरी लाइकली वाला जो एस्पेक्ट
प्रोडक्ट है वो ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं। बट पहला कंसर्न तो ऑफकोर्स रिटेल मार्केट शेयर को लेकर है। साथ ही आप देखिए जो कंपनी की वैल्यूएशन है इनके हिसाब से इनको महंगे लग रहे हैं। रीज़न बिंग 2024 में अब तक आप देखिए तो स्टॉक ने निफ्टी को करीबन 11% से आउट परफॉर्म किया है और 10 साल का जहां पर 16 का मीडियन पीई है उसके मुकाबले FY25 का जो एक्सपेक्टेड पीई है वो करीबन 21 के आसपास का है। तो वैल्यूएशन महंगे और रिटेल मार्केट शेयर में जो गिरावट है ये एक दो बड़े कारण हैं जिसके वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलकर कंपनी के स्टॉक में थोड़ा आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ओके तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर वैल्यूएशन ऑलरेडी बाजार ने अपसाइड के प्राइस इन कर लिए हैं, बट मार्केट शेयर में गिरावट आई है। सेल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है इंडस्ट्री की भी और हीरो मोटो की भी जितना अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, और इसलिए आज एक बड़ा कट आप इसमें आते हुए देख रहे हैं। चोपड़ा साहब से भी हीरो मोटो का व्यू लेंगे, उससे पहले हमारे साथ सुदीप शाह साहब जुड़ गए, पहले उनका करते हैं स्वागत। सुदीप जी गुड आफ्टरनून सर। हीरो मोटो जरा इस पर नजर डालिए, साइजेबल फॉल आज आते हुए दिख रहा है सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, हीरो मोटो के चार्ट को यदि हम देखें तो जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों में एक मोमेंटम जो बना था इनफैक्ट फरवरी फर्स्ट वीक से, तो वहां पे छोटे छोटे कैंडल्स ऊपर की तरफ थे, बट इंटरमीडिएट जहां जहां फॉल हमने देखा है 12 तारीख को पिछले सोमवार को और आज, वहां पे कट्स ऊपर से थोड़े बड़े आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ रहा है। नो डाउट ऑटो या पूरा सेक्टर, ये टू व्हीलर और पूरा एक तेजी के दौर में है, बट ये बड़ी तेजी में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है, और ये प्रॉफिट बुकिंग शायद से 4500 4480 के आसपास आके थम जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक 4480 4500 के डिप के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के अंदर। हीरो मोटोकॉर्प आज अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है। चोपड़ा साहब कैसे देखें इस करेक्शन को, क्योंकि रिसेंटली टॉप परफॉर्मिंग ऑटो स्टॉक था, निचले स्तरों से बढ़िया रैली आई थी, ऑलमोस्ट 50% की रैली आई थी, बट अब डेटा दिखा रहा है कि सेल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है और हायर बेस पर थोड़ी परफॉर्मेंस भी अब वीक दिख रही है। क्या रहा है सर हीरो मोटो पे? बिल्कुल, मैं तो ये बात बोलता आया हूँ दीप कि जहाँ जहाँ पर स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत तेज़ी दिखाई है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत आवश्यक है। बहाने बनते हैं कोई ना कोई, और निश्चित रूप से जब बड़ा बेस हो जाता है किसी भी कंपनी का तो उस तरीके की ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाना कठिन होता है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी गिरावट बढ़ सकती है, और अगर गिरावट में ये 4000 के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है हीरो मोटोकॉर्प में। कंपनी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं दोबारा से बोलता हूँ, कंपनी में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, और स्टॉक प्राइस का थोड़ा सा करेक्ट होना इस बात का द्योतक नहीं है कि कंपनी में कुछ समस्या आ गई है, मगर ये थोड़ा और गिरावट बढ़ सकती है, और मैं कहूँगा कि हेल्दी हो जाएगा स्टॉक एंट्री के लिए। और जो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। तो एज सच तो फंडामेंटली कुछ विशेष चेंज नहीं है, नो डाउट बेस बड़ा हो गया है तो ग्रोथ जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो निरंतर बढ़ता जाए, वो कई बार हो नहीं पाता, कुछ तिमाहियाँ ऐसी नहीं रहती, बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि हीरो मोटोकॉर्प अच्छा कंपनी है, और ग्लोबल फुटप्रिंट है इस कंपनी का नेशनल के अलावा, और नए प्रोडक्ट लाइंस इनके आ रहे हैं, और नए इन्होंने काफ़ी सारे टाई अप्स करे हैं ग्लोबल ब्रांड्स के साथ। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ विद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन हो सकता है, गिरावट हो सकती है, और इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा वैल्यूएशन बेस्ट के सिनेरियो लेकर चल रही हैं, हालांकि जो परफॉर्मेंस है और डेटा है वो क्लियरली मैच नहीं कर पा रही जो डिस्काउंटिंग बाजार इसे दे रहा था। हीरो मोटो आज गिरावट आई इसमें, आज गिरावट थोड़ी अच्छी आती हुई दिखी है, और बढ़िया करेक्शन इस स्टॉक में नज़र आ भी रहा है। ABB वायदा कारोबार की ये है कंपनी जिसके आने वाले हैं नतीजे आज। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, अनुमान जानने की कोशिश करते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, ABB इंडिया अच्छी ऑर्डर बुक की वजह से यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर तो बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। करीबन 25% की ग्रोथ के साथ 3025 करोड़ पर हम ये अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हालांकि टॉप लाइन के मुकाबले यहाँ पर कामकाजी मुनाफे के लिहाज से बढ़त कम होती हुई दिख रही है, और इस कारण से ही कंपनी की मार्जिन्स 15% से घटकर इस बारी 13% हम होने का अनुमान लगा रहे हैं। ऑफकोर्स मुनाफा भी इस वजह से ही जो रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस होनी थी वो थोड़ी सी कम होती हुई
दिखेगी 305 करोड़ के मुकाबले 330 करोड़। इस बार ही कंपनी अपना बॉटम लाइन भी दर्ज कर सकती है। ऑफकोर्स ट्रांसमिशन, रेलवे और डेटा सेंटर से कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ऑर्डर बुक भी इससे बढ़ रही है, बट एक्सपोर्ट्स बुक को लेकर कंपनी का किस तरह का नजरिया है ये देखना इनके नतीजों में काफ़ी अहम होगा। एबीबी इंडिया देखते हैं कैसे नतीजे इसके आते हैं। कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन लेकर चल नहीं रहा है बाजार, थोड़ा मार्जिन्स की तरफ भी आप करिएगा फोकस। नंदलेस स्टॉक में आज हल्का फुल्का एक्शन आपको इस समय बनते हुए दिख रहा है, कुछ ज़्यादा खास मूव इस पर आई नहीं है। बट एक दो अकाउंटर्स और जहाँ पर मूव अच्छी दिख रही है इस समय। नवीन फ्लोरिन की बात करी थी अभी सुमित जी ने, आरती इंडस्ट्रीज़, इस पर भी आपको इक्वली स्ट्रॉन्ग एक मूव आती हुई दिख रही है। अच्छी खरीदारी सुबह से आरती इंडस्ट्रीज़ में बनी हुई है और अभी भी फिर से एक स्पाइक आ रहा है डेज हाई की तरफ। आरती इंडस्ट्रीज़ इस समय आते हुए दिखा है। कुणाल जी एक बार देखें सर, आरती इंडस्ट्रीज़ अच्छा मूव चल रहा है इसमें? बिल्कुल दीपांशु, बहुत शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है और इसमें जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है मुझे लगता है स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर मजबूत है और मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 690 रुपए के आसपास। 750 की ओर स्टॉक अग्रसर है, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें। 690 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखना नंबर। ओके 695 का स्टॉप लॉस। आरती इंडस्ट्रीज डेज हाई पर अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है। इस बीच सन फार्मा, इस पर रखिएगा नजर। बंसल जी आप चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक एक्विजिशन इन्होंने करी है, 16%, 16.5% हिस्सा ये 16.3% हिस्सा ये खरीद रहे हैं सर्जिमैटिक्स कंपनी में। ये आपके लिए अभी अभी खबर आई है सन फार्मा की तरफ से। यूएस बेस्ड कंपनी है और ये कुछ डिवाइस बनाती है, सॉफ्ट टिश्यू फिक्सेशन डिवाइस फॉर हर्निया रिपेयर और बाकी सर्जरीज़ के लिए। तो जो थोड़ी इन्वेजिव सर्जरीज़ होते हैं उसके लिए कुछ डिवाइस बनाती है ये आपके लिए खबर इस समय आती हुई दिख रही है। कंपनी अभी भी अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर रहे हैं, तो इस फील्ड में ये कामकाज कंपनी करने जा रही है, ऑपरेशंस अभी इसमें शुरू नहीं करें, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है इस समय। इसी महीने होना चाहिए करीब $3 मिलियन, तो बड़ी डील नहीं है, छोटी सी ये डील है ये सन फार्मा के लिए। $3 मिलियन की तो छोटी डील है, बट देखते हैं इसका एक्शन कैसा रहेगा। स्टॉक थोड़ा एक्शन में इस समय दिख रहा है। बंसल जी जरा बताएं सन फार्मा पर भी अपना। दीपांशु बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में 1510 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक होल्ड है और एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है और यहाँ पे टारगेट निकलते हैं 1560 1570 के। तो ये है आपके लिए सन फार्मा, जहां पर आपको रखनी है नज़र। एक्विजिशन की खबर आ रही है, छोटा एक्विजिशन है और कंपनी ने अभी तक कारोबार शुरू नहीं किया है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिखी है। चोपड़ा साहब कोई व्यू रखते हैं सर सन फार्मा पर? देखिए सन फार्मा सबसे अग्रणी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ग्रोथ पैटर्न है कंपनी में और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, दिलीप सांघवी साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा रनअप ऑलरेडी दिखा चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा और आपको जा सकता है, मुझे लगता है 1600 का भाव आपको दिख सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है बुल मार्केट्स में, क्योंकि फिर रिपेंटेंस होती है, जब आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते वही स्टॉक नीचे आ जाता है। तो यदि ये 1600 की रेंज में आपको दिखाई देता है 1570 और 1600 के बीच में, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करिए। मेरा व्यू तब भी इंटैक्ट रहेगा अगर करेक्शन होती है। यदि आपको स्टॉक 1400 की रेंज में दोबारा दिखता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा, मगर अभी फ्रेश खरीदारी के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए हायर लेवल्स पे, और निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छा कंपनी है। और ये एक्विजिशन आई एम श्योर, मैं ज़्यादा जानता नहीं इस कंपनी के बारे में, कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा तभी एक्विजिशन किया है। तो अच्छा कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इंतज़ार करिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो 1400 के आसपास के लेवल का इंतजार करिए। 1400 बेटर लेवल रहेगा एंट्री के लिए, यहाँ पर रखिए नज़र। छोटी एक्विजिशन में करीब 25 करोड़ की एक्विजिशन हो रही है। हालांकि ये जो यूएस बेस्ड मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी है, कामकाज इसका इनकॉर्पोरेशन तो 2007 में ही हो गया था और अब तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं हुए हैं इसके, बट देखते हैं कैसा रहेगा। 25 करोड़ में ये 16% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं सन फार्मा के लिए। ये है आपके लिए खबर। अपोलो टायर्स, इस पर आज एक ब्रेकडाउन आया, 2.5% नीचे अपोलो टायर्स इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जरा इस काउंटर पर भी रखिए नज़र, डेज लो पर आपको फिलहाल अपोलो टायर आज सुबह बेचने की राय जय ने दी थी मेरे ख्याल से। आज का एकमात्र शॉर्ट कॉल था जय का 519 के आसपास, बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा वहाँ से नीचे 520 के आसपास था, हल्का फुल्का वहाँ से नीचे ट्रेड करता है। एकमात्र शॉर्ट। जी वागले साहब से राय ले लें, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। वागले साहब जरा देखें, बताएं सर अपोलो टायर्स।
दीपांशु, स्टॉक तो वीक है, 518 18.5 का भाव है, मुझे थोड़ा से बाउंस पे बेचना है, मे बी 520 522, और यहाँ बेचे ऊपर में आएगा और बेचे। आपका 530 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 500 के नीचे ये स्टॉक जा सकता है अगले 1 से 2 दिनों में। ओके, तो अपोलो टायर्स इस पर रखेगा नज़र। इस पर एक्शन आपको आज नेगेटिव दिख रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन पर भी रखनी है नज़र। रोल्स रॉयस बड़ी कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है। रोल्स रॉयस के साथ कंपनी ने करार किया, खबर आती है, देखिए स्टॉक पे एक स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन यहाँ पर आपको एक्शन दिख रहा है। अब 4% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सुमित जी जरा चार्ट भी पुल अप करें जरा। टीवीएस सप्लाई चेन की खबर आ रही है कि रोल्स रॉय के साथ इन्होंने करार किया है और स्टॉक में भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। इस खबर के आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करार ये किया गया है। उनका सिंगापुर में जो हब है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये करार किया गया है। ऑलरेडी इनकी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है रोल्स रॉयस के साथ, जिसको अब ये एक्सटेंड किया गया है। करीब 5 साल से इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2029 तक इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया गया है। ये आपके लिए खबर आ रही है। सुमित जी जरा देखें सर, टीवीएस सप्लाई चेन जैसे ही खबर आई स्टॉक में 4-4.5% का अब स्पाइक आ रहा है। जी बिल्कुल, हाँ, एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 198 के पास स्टॉक अभी आ चुका है। इसका रेजिस्टेंस भी 198 200 के पास ही है। एक बार स्टॉक 198 200 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक कर देगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो टीवीएस सप्लाई चेन यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा। लास्ट 2-3 दिनों में स्टॉक ने 20 से 25 रुपए का मूव भी दिखाया है। 200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे ये सेम मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और 210 220 ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में टीवीएस सप्लाई चेन में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, छोटा मोटा कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें 210 220 के टारगेट्स के लिए। 210 और 220 के टारगेट के लिए टीवीएस सप्लाई चेन इस पर रखिए नज़र। 6.5% की मूव अब इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। तो जो खबर समझ में आ रहा है, ऑलरेडी इनका रोल्स रॉयस के साथ करार है और अब इस करार को इन्होंने 5 साल के लिए और बढ़ाया है। तो 2029 तक ये करार रहेगा। उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के ज़रिए ये कामकाज करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीवीएस सप्लाई चेन को ही मिल रही है। स्टॉक रिसेंटली एक्शन में दिखा था, उसके बाद थोड़े कंसोलिडेशन में भी चला गया था, बट अब वापस मूव आ रहा है। इस पर रखेगा नज़र। हमारी नवरत्न एसआईपी पिक भी थी, जिन लेवल्स पर रेकमेंड किया था लगभग उसी के आसपास इस समय ये काउंटर ट्रेड भी कर रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन 7% की मूव अब इस काउंटर में आ रही है इस खबर के आने के बाद। इस पर रखेंगे नज़र। ये स्टॉक नवरत्न एसआईपी में यही एकमात्र स्टॉक है जो नहीं किया, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास। नहीं, नीचे है। हमने 220 रुपए के आसपास, 212 था, 212 के आसपास रिकमेंड किया था मेरे ख्याल से, वहाँ से थोड़ा नीचे है। तो ये स्टॉक अभी तक परफॉर्म करना बाकी है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल हिले नहीं है, उनमें से एक टीवीएस सप्लाई चेन भी है। आज अच्छी खबर आती हुई दिख रही है पीडीसी के लिए करार का विस्तार रोल्स रॉयस के साथ बेसिकली ऑलरेडी करार है जिसे एक्सटेंड कर दिया है। ओके, वंडरफुल। तो ये एक अच्छी खबर इसके लिए आती है। आइए, टीवीएस सप्लाई चेन के बाद अब चीन में फिनॉल की कीमतें बढ़ती हुई आपको दिखी हैं। कौन सी घरेलू कंपनीज को होगा इसका फायदा, आइए एक बार जरा समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, आज वैसे चुनिंदा केमिकल शेयर्स में अच्छी मूव आ रही है सुबह से ही। अभी हम नवीन फ्लोरिन आरती इंडस्ट्रीज की भी बात कर रहे थे, बट बताइए यहाँ पर किस कंपनी को इसका इम्पैक्ट होगा? दीपांशु, कंपनी तो देखिए दीपक नाइट्रेट है जिसमें फोकस करना है, लेकिन काफ़ी समय के बाद चाइना में जो केमिकल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसको सेक्टर के लिए और पूरे दुनिया भर के सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। खबर आपको बता देता हूँ कि चाइना की कंपनी है साइनोपैक करके, इन्होंने पिछले 20 दिनों में 2 बार फिनॉल की कीमतें बढ़ाई हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो 24 जैन को कीमतें बढ़ाई थी, अभी भी बढ़ाई हैं, तो टोटल 5.5% का इंक्रीज जो है आपको 20 दिन में देखने को मिला। काफ़ी समय से माना जा रहा था कि कीमतें वहाँ पर बढ़ नहीं रही हैं, सबड्यूड है, लेकिन ये बढ़ना पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए 18 फेब के आसपास जो है, यानी कीमतें यहाँ पर 7,800 प्रति टन देखने को मिली है, बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। फ़ायदा अगर आप देखें तो एक कंपनी है दीपक नाइट्राइट जिसको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत में अगर आप देखें तो फिनॉल बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इनका ये 60% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी है। तो इसके चलते दीपक नाइट्राइट ये स्टॉक है जो इस खबर के चलते जिस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और बात करते करते दीपक नाइट्राइट में एक फ्रेश मूव भी आपको आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी थोड़ा एक्शन में दिख रहा था स्टॉक, थोड़ी और फ्रेश मूव आ रही है। 3% ऊपर आपको दीपक नाइट्राइट इस समय दिखेगा। तो केमिकल स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुदीप जी, एक बार दीपक नाइट्राइट का भी चार्ट देखें, बताएं सर, इस पर खबर का भी इम्पैक्ट है और चार्ट एक्टिव भी है इस समय। दीपांशु, दीपक नाइट्रेट की यदि बात करें तो जब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो वहां पे भी आज 7.5-8% का इजाफा हुआ है लॉन्ग साइड पे और 3% स्टॉक भी ऊपर है। और
टेक्निकली यदि हम चार्ट्स के हिसाब से देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कंसोलिडेशन हम पिछले कुछ मिड जैन से लेके फरवरी के 10 तारीख तक हमने देखा था कि थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन हो रहा था, पर पिछले 2-3 दिन में स्टॉक ने जैसे ही 2250 2260 के ऊपर सस्टेन करना चालू किया, जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से हमें एक अच्छी ये स्टॉक में एक रफ्तार देखी है तेजी की। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अब ये न्यूज भी पॉजिटिव है और जो हिसाब से मोमेंटम फिर से केमिकल्स में दिख रहा है पिछले 1-2 सेशन से, मुझे लग रहा है दीपक नाइट्रेट को बाई किया जा सकता है मौजूदा भाव से या फिर कोई भी डिप पे। 2310 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर के साइड टारगेट 2420 से लेके 2430 का मुझे लग रहा है कि ये टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्रेट 2420 2430 के टारगेट इस पर आपको आते हुए दिखेंगे। चोपड़ा साहब, ये जो मूव आ रही है केमिकल स्टॉक्स में, खैर दीपक नाइट्रेट के लिए तो न्यूज़ ट्रिगर है, बट जो बाकी भी मूव कर रहे हैं, इसे सेक्टर रोटेशन देखें या फिर बाजार कुछ आगे की प्राइस इन कर रहा है, क्योंकि चाइना भी अभी खुला है 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद, वहाँ पर कुछ एक्शन भी आ रहा है इकोनॉमी को लेकर, या फिर कुछ रोटेशन ही है इसे? दीप, ये बात हमारी पहले भी कई बार डिस्कशन हुआ कि चाइना ने काफ़ी माल डंप किया था इंडिया में। वहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस पहले बहुत बढ़ गए थे कोविड के दौरान, फिर सडनली उन्होंने वहाँ पे बहुत ड्रॉप आया। इंडियन केमिकल कंपनीज ने जो काफ़ी इन्वेंट्रीज कैरी करी थी, उस कारण से वो लॉस कैरी करना पड़ा। पर मुझे लगता है कि मोर और लेस स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में या तो बॉटमिंग आउट हो चुकी है या होने वाली है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता। तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ मुझे लगता है सेलेक्ट फार्मा कंपनीज जो हैं, एपीआईज बनाने वाली कंपनीज है, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और एक आज मेरे पास कॉल भी है, अगर आप अलाउ करेंगे तो इसी श्रेणी में मुझे लगता है आरती ड्रग्स बहुत अच्छा करना चाहिए। अभी करीब 535-36 पे ट्रेड कर रहा है, और यदि कोई थोड़ी सी भी मध्यम अवधि के लिए इसको लेता है तो इसका पहला टारगेट मैं 600 और उसके बाद 650 देता हूँ। तो आरती ड्रग्स अच्छा कंपनी है जिसमें खरीदारी करी जा सकती है। और अगर आप लार्ज कैप की बात करें फार्मास्यूटिकल्स में, तो मुझे डिवीज लैब्स अच्छा लगता है। अच्छी करेक्शन के बाद यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। तो ये 2 कंपनीज हैं जो प्राइमरली रिलेटेड सेक्टर्स हैं, प्योरली केमिकल नहीं है, बट अगेन एपीआई में काम करती हैं और फार्मास्यूटिकल्स में काम करती हैं। तो आरती ड्रग्स और डिवीज ये दोनों अच्छी लगती हैं। आरती ड्रग्स और डिवीज ये 2 तो पसंद है, लेकिन चोपड़ा साहब बहुत दिन हो गए आपने बिल्कुल बजवाया नहीं सर। बजाइए सर, मैं एक बहुत अच्छा कॉल देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आप प्लीज टेक योर ऑन स्वीट टाइम। तब तक मैं सुमित जी के पास होकर आता हूँ। सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अरे जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 2395, 2395, 2399, 2395, 2399 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। HUL के अंदर मोमेंटम बनने को तैयार है। पिछले कई दिनों के बाद, इनफैक्ट पिछले 1-1.5 महीने के बाद अब स्टॉक में लोअर लेवल से रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। कल का, परसों का लास्ट 3-4 दिनों का हाई के ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा जंप, अच्छा बाउंस HUL के अंदर देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें। नीचे के अंदर जो सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा 2370 का है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2430 पहला टारगेट, 2460 दूसरा टारगेट। ये दोनों पुलबैक के टारगेट है। टारगेट्स अचीव होने पे रैली और एक्सटेंड होगी और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए खरीदारी करें HUL। अरे सुमित जी, ये तो आपने पहली बार बोला टारगेट अचीव होने के बाद रैली और होगी। अब तक तो हमेशा आप ये कहते थे टारगेट अचीव होने पर मोहर लगाई जाएगी, टारगेट हिट। आज कुछ बदला है कुछ? अनिल जी, ये स्टॉक बहुत दिनों के बाद रिवर्सल दिखा रहा है, तो ये छोटे से टारगेट है, इसमें बड़ा मूव आना चाहिए। तो फिलहाल इसके लिए मैंने कहा कि अचीव होने के बाद और ऊपर का मूव आएगा। ओके, फिलहाल ऊपर का मूव आ चुका है और जैसा हम बात कर रहे थे कि निफ्टी डे हाई की तरफ बंद होने के लिए तैयार होता दिख रहा है और नया हाई आपके लिए बन चुका है। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन आज जब बाजार ने बनाया है नया इतिहास। 22,186 था या 88 था, एक मिनट, कल का उसको हमने पार किया, मेरे ख्याल से 188 था जी हाँ, 186, 22,186 के हाई को पार करके निफ्टी अब 22,196 10 पॉइंट से नया हाई बना चुका है। 47,100 के ऊपर निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी 47,200 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो आज का हमारा फाइनल टारगेट है। 22,225 की तरफ निफ्टी भी बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो शानदार एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ेंगे इसी प्रोसेस में थोड़ा और आगे। एक बिगुल चोपड़ा साहब के लिए, बिल्कुल स्पेशल पिक या BTS स्टेबिलिटी, स्पेशल पिक वाला लाइए तो चोपड़ा साहब के लिए स्पेशल पिक वाला होना चाहिए। कभी कभार देते हैं स्पेशल पिक।
चोपड़ा साहब बताएं सर, आपके लिए स्पेशल पिक का बिल्कुल हमने 2 वजह से रखा है। एक तो जैसा आपने सुना ही होगा, आप कभी कभार ही देते हैं, और दूसरा पिछली बार आपने बताया भी आपने एक फूड जॉइंट खोला हुआ है। अनिल जी, ये फूड जॉइंट नहीं है, ये फूड ब्रांड है। अच्छा। और बहुत सारे जॉइंट्स खोलेंगे फ्यूचर में, अभी तो कम है, बट अगेन प्लान। बताएं सर। आज का मेरा जो स्पेशल पिक है सर, वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी टाटा समूह की कंपनी है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मगर टेक्नोलॉजी स्पेस में जो ये काम करती है वो बहुत जैसे एआई में ये काम करती है, बिग डेटा में काम करती है, और इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं जिसको ये टच अपॉन करती है, खास करके स्टार्टिंग विद ऑटोमोटिव। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ये डिज़ाइंस प्रोवाइड करती है, डिज़ाइन प्लेटफॉर्म्स देती है। इसके अलावा हेल्थ केयर में ये काम करती है, एरोस्पेस में है, सेमीकंडक्टर्स में है, मीडिया में है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स पे ये डिज़ाइन का काम करती है, और बहुत अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है इसका। अगर आप देखें तो अभी बहुत निचले स्तर पे मिल रहा है, और जहां पर भी ये आज 7600 के आसपास अवेलेबल है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिए भी कोई लेता है तो 9000 का टारगेट मैं इसमें रिकमेंड करता हूं। आप सब जानते ही हैं, मैं टाटा ग्रुप का काफ़ी फ़ैन हूं, और मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगती है, जिस तरीके से कंपनी ग्रो करती है, काम करती है, और जो एथिक्स हैं इस कंपनी के। तो टाटा एलेक्सी में ख़रीदारी करने की सलाह है। थोड़ा सा बड़ा शेयर है, मगर मैं कहूँगा कि रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न्स इसमें मुझे लगता है आने चाहिए बहुत जल्दी। 9000 का टारगेट मैं इसमें देना चाहता हूँ। दूसरा एक और स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है सीजी पावर। अभी हाल फिलहाल में रूफटॉप सोलर की बात हुई थी, तो सीजी पावर इसमें भी काम करता है। इसके अलावा पावर क्षेत्र के ऊपर मैं वैसे भी लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भारत जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया इज़ अ पावर हंग्री कंट्री, और अगर इंडिया को ग्रो करना है 7-7.5% की ग्रोथ रेट पे, तो निश्चित रूप से इसको बहुत सारी पावर चाहिए। ग्रोथ के लिए पावर चाहिए, घरों के लिए चाहिए, लोगों के लिए चाहिए। तो सीजी पावर एक ऐसा कंपनी है, द मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये मुथूट ग्रुप का कंपनी है, और यदि यहाँ पर कोई इसमें एंट्री करता है 438-437 के रेट पे, मुझे लगता है कि 520 मेरा पहला टारगेट है, फॉलोड बाय 550। और इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लें। ये कोई ट्रेडर स्टॉक नहीं है, मगर डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, और नो डाउट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, डेट ओवरहैंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स हैं जो कि इसको मदद करेंगी वहाँ तक जाने के लिए। तो सीजी पावर मेरा दूसरा स्टॉक होगा। सीजी पावर, ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय चोपड़ा साहब की तरफ से। और टाटा एलेक्सी यहाँ पर 9000 के टारगेट के लिए निवेश करें, 520 और 550 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी निवेश करने की राय सीजी पावर में आती हुई दिख रही है। आइए वागले साहब के लिए है बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, बीटीएसटी वही स्टॉक करना है जो आपने सबसे पहले आज सुबह जिसका जिक्र किया था, पावर ग्रिड। आज एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हुआ है, जिस तरह से बंद हुआ है 287.70। जब आपने जिक्र किया था आई थिंक 282 था। मेरा मानना ये 300 तक ये मुंह में जाना चाहिए। शायद कल ही इसका टारगेट 300 का आ सकता है, या फिर 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 284 का होना चाहिए। 284 के स्टॉप लॉस के साथ 300 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और वो कहते हैं कि दीप पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। सुबह सुबह इसने बता दिया था कि मैं आज कुछ कमाल करने वाला हूँ। तो देखिए 9:15 बजे जो इसने बताया 3:30 तक करके दिखाया। तो ये है पावर ग्रिड का पावर, जो आज भरपूर एक्शन में, और इसीलिए हमने आज सुबह सुबह सबसे पहले इसी स्टॉक को पकड़ा, इसी पर बात की। ये कमाल करने को तैयार है और होता भी दिखाया। आइए, बधाई हो अनिल जी। 22,200 डन। वाओ, फर्स्ट टाइम एवर, वंडरफुल। 22,295, यानी कि 22,200 ही समझे। अगर 5 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाता तो सुमित जी का काम हो जाता, नया लिफाफा लेवल बन जाता। 22,200 एक बार सुमित जी राउंड फिगर में आप 22,201 ही समझे। ये है आपके लिए, और अब तक तो बना भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है नया इतिहास आपके लिए। पहली बार निफ्टी 22,200 को छूता हुआ आपको नजर आएगा। इस समय ज़रूरी है कैश का ऑप्शन जानने का। बिल्कुल जय के लिए।
पहले तो जय बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ स्वीकार करें सुबह के बैंक निफ्टी के ऑप्शन के लिए 46,500 का कॉल ऑप्शन। आई एम श्योर 500 रुपये के टारगेट को तो बहुत ऊपर निकल गया होगा, अब तो ऑलरेडी 47,000 के पार है। यस अनिल जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। काफी ऊपर चले गए अनिल जी, वो तो टारगेट्स हाई गए थे, इनफैक्ट 650 प्लस हो गया वो तो, एंड मोर देन डबल हो गया अनिल जी। मैं तो कहूंगा कि जहाँ पे रेकमेंड किया था या कल की एक्सपायरी वाला दिया था, कल की एक्सपायरी वाला ही दिया था अनिल जी, एंड वो मोर देन डबल हो चुका है। तो उसमें तो सारे टारगेट्स अनिल जी हमारे फर्स्ट हाफ में ही अचीव हो चुके थे। एंड अनिल जी अभी जो फ्रेश रिकमेंडेशन है वो निफ्टी पर है अनिल जी, 22,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 134 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है 134 पर। परसों की एक्सपायरी का, दैट इज 22 फेब की एक्सपायरी का 22,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप निफ्टी का 134 रुपए पर खरीदे। एक स्ट्राइक नीचे का दे रहा हूँ इन द मनी अनिल जी। अच्छा क्लोज आज देखने मिल रहा है अनिल जी। कल भी मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, आप क्लोज में देखे तो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला था। हाउएवर एक सपोर्ट था निफ्टी में। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो क्लोज टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज आ रहा है, क्लीन ब्रेकआउट है। सो आई थिंक दैट यस 22,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीद सकते हैं अनिल जी। यहाँ पे 134 रुपए पे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 82 का। टारगेट सुपर में अनिल जी बन रहे हैं 183 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट है 212। सो 183 एंड 212 ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदे। अनिल जी 47,000 का बैंक निफ्टी पे टारगेट था, वो हासिल हुआ है। निफ्टी का यहाँ से जो टारगेट विद दिस फर्दर कंफर्मेशन कल के ब्रेकआउट के बाद आज जो फर्दर हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है 22,400 22,400 का एक नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है निफ्टी में। सो और 200 पॉइंट की जगह है यहाँ से। आई होप दैट वो कल ही देखने में मिल जाए बिफोर दी वीकली एक्सपायरी। सो ये हो सकता है जी। एक हीरो जीरो कॉल अटेम्प्ट करना चाहूंगा जी बैंक निफ्टी पर, अगर आपकी अनुमति हो तो। अनुमति ऐसे थोड़ी मिलती है सर, अनुमति के लिए तो फिर वो अप्लाई करना पड़ता है। आप हमें अप्लाई करते हैं, फिर हम पीसीआर में अप्लाई करते हैं, फिर हीरो जीरो का वो बिगुल निकालते हैं, बिगुल जब मिल जाता है फिर हम बिगुल बजाते हैं। उसके बाद ये लंबी प्रोसेस है जो हम 10 सेकंड में पूरी कर लेते हैं, हीरो जीरो का बिगुल। बताएं जी कैसी लगी हमारी स्पीड? बिल्कुल बढ़िया अनिल जी, तो सैटेलाइट से भी फास्ट है, रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट है जी, बेस्ट है जी। और अनिल जी थैंक्स फॉर दैट। और जो हिसाब से अनिल जी बैंक निफ्टी का आज का मूव है, आई थिंक हाई रिस्क ट्रेडर्स यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हैं। 75 रुपए पर मिल रहा है, 47,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निकल ही की एक्सपायरी का है बैंक निफ्टी का। 74 75 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली जीरो करेगा। टारगेट्स मुझे ऐसा लग रहा है जी इसमें आपको देखने मिल सकता है 175 से 200 रुपए का, 175 200 हो सकता है। 47,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 21 या तो 21 फेब की एक्सपायरी का, कल ही की एक्सपायरी का। बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा निकल कर आ रहा है और इस स्ट्रॉन्ग डेटा में जी अगर गैप अप कल हो जाता है तो इसमें अच्छी बढ़त दिखेगी। ओके इंटरेस्टिंग। 47,500 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का लीजिए, 75 रुपये के आसपास मिल रहा है। जीरो स्टॉप लॉस क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड है, लेकिन ये मान के चले क्वांटिटी सोच समझ के लें, ये सोच के चले कि जीरो भी हो सकता है। उस लिहाज से आप क्वांटिटी लें 175 200 के टारगेट के लिए। करेक्ट जाइए, ठीक है, परफेक्ट अनिल जी। अनिल जी और वो बात आपने बहुत सही कही अनिल जी कि ये ज्यादातर अनिल जी हम देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन इफ यू सी दैट 75% ऑफ द वॉल्यूम जो पूरे वीक में होता है, चाहे वो बैंक निफ्टी भी लीजिए अनिल जी कि निफ्टी लीजिए, हर एक की एक्सपायरी है, तो पूरे हफ्ते में वो पर्टिकुलर इंडेक्स में जितना वॉल्यूम होता है अनिल जी उसका 75% ऑन द एक्सपायरी डे होता है। वो इसीलिए अनिल जी बिकॉज प्रीमियम्स लो होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, 10 15 20 रुपए इन केस ऑफ निफ्टी। तो अनिल जी होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम 100 रुपए के प्रीमियम वाला कॉल ऑप्शन एक लॉट खरीदते हैं, तो अगर 20 रुपए में मिल रहा है तो 5 खरीदे। ये नहीं होना चाहिए अनिल जी। जो आपने कहा वो एकदम सही है कि अगर आपको 70 75 50 रुपए में मिल रहा है, 10 20 रुपए में निफ्टी मिल रहा है, तो क्वांटिटी तो आप सिमिलर ही रखिए, अदरवाइज आपका वो पोजीशन साइजिंग या तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। बिकॉज 100 रुपए में आप एक लॉट खरीदते हो, 20 रुपए में 5 खरीदते हो, अगर गलत गए तो आपका रिस्क ज्यादा हो जाता है। सो आई थिंक वो आपने बहुत सही बात कही कि आप कीजिए तो सिमिलर क्वांटिटी आप जो अदरवाइज करते हैं। बिल्कुल, तो अनाप शनाप क्वांटिटी में ना खरीदें, ये ध्यान रखें आप जरूर। आइए बढ़ते आगे और वक्त है बैंक से बेनिफिट का।
आशीष बताएं, बैन लिस्ट में बदलाव तो आप पक्के करेंगे जैसे लग रहा है, जिस तरह से आप काफ़ी देर से उत्साहित होकर बैठे हैं, मतलब मुझे लग रहा है एंट्री भी हो रही, एग्जिट भी होगी, दोनों होगी। तो पहले किससे शुरुआत करें? एग्जिट से करता हूँ, कराइए। लंबी है। लंबी है, हाँ अच्छा, एक्सपायरी की तरफ बढ़े तो हाँ बराबर बताइए। 11 स्टॉक है, तो इनमें से अशोक लेलैंड स्टॉक है जिसकी पोजीशन अभी 79% होगी, 80% से नीचे ही आती स्टॉक बैन से बाहर आता है। दूसरे नंबर पर है सेल, हालांकि अभी बॉर्डर लाइन पर है, समय हमारे पास बचा हुआ है 12 मिनट का, 80.14% है। और ABFRL ये भी बॉर्डर लाइन पर है, 80.4% है। तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जो एग्जिट कर सकते हैं, ABFRL, सेल और अशोक लेलैंड, ये बैन से बाहर निकलेंगे। कंफर्मेशन अशोक लेलैंड में। एंट्री के लिहाज से भी अगर आप देखें तो सर काफ़ी हलचल हो रही है स्टॉक्स में। बलरामपुर चीनी पोजीशंस काफ़ी बनी है, 114% हो गई हैं, लगभग कंफर्मेशन है कि स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। RBL बैंक, यहाँ पर भी आप देखिए एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है, 110% है। GNFC 99% है और GMR इंफ्रा, इसकी भी पोजीशन करीब 99% है। तो 3 स्टॉक एग्जिट के लिए और 4 स्टॉक इसके सामने एंट्री के लिए। इंटरेस्टिंग। एग्जिट तो समझ 4 एंट्री के दावेदार हो गए हैं, GNFC, GMR और बलरामपुर और कौन सा चौथा? RBL बैंक। RBL बैंक 110%। कमाल ही है। बढ़िया है, तो मतलब वजन बराबर बना रहेगा, कम ज़्यादा होने की संभावना है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया सर, मन्नापुरम पर फोकस करते हैं और वागले साहब एक बार मन्नापुरम का चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। 23 तारीख यानी कि 3 दिन बाद बोर्ड बैठक होने वाली है, बोनस शेयर पर विचार करने वाला है मन्नापुरम। ये आपके लिए अभी खबर आ रही है, खबर के बाद स्टॉक में थोड़ा रिएक्शन भी आ रहा है। 23 फरवरी को बोनस शेयर्स पर विचार करेगा मन्नापुरम फाइनेंस, ये आपके लिए राय आ रही है। अभी रिसेंटली इनकी सब्सिडी के IPO में परेशानी आई थी, उसकी री एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब आपके लिए खबर आ रही है कि 23 तारीख को बोनस शेयर पर कंपनी विचार करने जा रही है। वागले साहब चार्ट देखिए सर एक बार मन्नापुरम। दीपांशु, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता ये 180 तोड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऑन द अपसाइड 190 195 ये रेंज तक एक बार जा सकता है, लेकिन वो डिसिसिवली ब्रेक होके 200 के पार जाएगा ऐसा भी मेरा व्यू नहीं है। थोड़ा सा एक आध महीने 1.5 महीने का व्यू लेते हो तो 220 का मेरा टारगेट है। इसलिए 220 तक का टारगेट है, लेकिन फिलहाल खबर अच्छी आती हुई दिख रही है मन्नापुरम के लिए। बोनस कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ कर रहे हैं। IPO लाने की भी तैयारी है। आशीर्वाद का पहले ऐसा लगा कि IPO आ रहा है, फिर लगा नहीं आ रहा है। फिर इन्होंने एडेंडम भी सबमिट किया, तो सेबी से फिर लाने की तैयारी भी है और अब बोनस देने की तैयारी। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। आई थिंक एक करेक्शन की जरूरत है। बॉन्ड इशू आई थिंक गलत फ्लैश हो गया हमारी तरफ से। आई थिंक यस दिस इज सॉरी, हमारी मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। बॉन्ड इशू है सर, नॉन कन्वर्टेबल डिसीजन। बॉन्ड इशू ला रहे हैं, नॉट बोनस इशू हमें लगा। आर मिस्टेक, प्लीज माफ करिएगा। करेक्टेड, वी स्टैंड करेक्टेड। एक बार फिर से हम करेक्ट फ्लैश आपके लिए लेकर आएंगे। बॉन्ड इशू हो रहा है, बोनस इशू नहीं है। प्लीज़ अगर आपके इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले रहे थे तो मत लीजिए। बॉन्ड इशू है जो रेगुलर कोर्स ऑफ थिंग्स रहती हैं, इसमें कोई इस पर नई चीज़ नहीं है। रेगुलर फंड रेजिंग जो एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर होने जा रही है। बॉन्ड इशू पर ये विचार कर रहे हैं, ना कि बोनस इशू। वी स्टैंड करेक्टेड। प्लीज़ इस खबर को आप इग्नोर करें जो बोनस इशू वाली थी। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इशू हो रहा है, ना कि कुछ और। आइए अनिल जी से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले ली जाए। अनिल जी बताएं सर, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। अमेरिका छुट्टी के बाद खुल रहा है तो हल्की नरमी है, ज़्यादा नहीं। 60 पॉइंट ही नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। थोड़े नैस्डैक फ्यूचर्स पर परेशानी है, करीब 0.5% नीचे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ दिग्गज रिटेल के नंबर्स आएंगे, वॉलमार्ट और होम डेपो के नंबर्स भी आएंगे आज शाम को, तो उस पर भी थोड़ा रिएक्शन आ सकता है। बताएं सर क्या व्यू है इस समय? देखिए ये तो कहना मुश्किल है कि अमेरिकी बाजार शाम को कैसा करेंगे, क्योंकि आजकल 25-50 पॉइंट डाउ फ्यूचर से तो अंदाज़ा लगता नहीं है, एक्शन कुछ अलग ही आता है। तो आई थिंक कोई खास बड़ा फर्क भारतीय बाजारों को पड़ता नहीं है। आज हम अच्छी मजबूत एक और क्लोजिंग देख रहे हैं। मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके भी जा सकते हैं, इस कंडीशन पे कि अगर आपको समझिए बैंक निफ्टी थोड़ा 46,900 के आसपास मिले नया तो और लेंगे, निफ्टी आपको 22,125 के आसपास मिलेगा तो और लेंगे। अगर उस कंडीशन पे जाएं तो आप फ्रेश पोजीशन लॉन्ग बना भी सकते हैं और मुझे लगता है कि आगे के लिए भी एक्शन बढ़िया। तो तेज़ी की पोजीशन को तो बिल्कुल पकड़ के रखिए। और कल हम बात कर भी रहे थे कि देखिए
इस बार का जो नया है वो टच एंड गो वाला नहीं है और बेहतर होगा, ज़्यादा लंबा वाला होगा और वो धीरे धीरे हो भी रहा है। आप देखिए आज तमाम नेगेटिव संकेतों के बावजूद बाजार अच्छी रिकवरी के बाद पहले सपोर्ट लेवल से रिकवर हुए और डे हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं। ये ताकत दिखा रहा है। ऐसे में तेजी की पोजीशन में बने रहने में आपके लिए समझदारी है। बने रहें तेजी की पोजीशन, बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल बने रहे, कोई परेशानी नहीं है। नए हाई लगे हैं 22,200 के ऊपर, पहली बार निफ्टी भी आपको जाते हुए दिखा है और अब यहाँ पर आपको अच्छी क्लोजिंग के लिए भी डेज हाई पर हम क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। बट बाजार डेज हाई पर है। कमोडिटी मार्केट में थोड़ी सुस्ती बनी हुई है और मेटल्स में स्पेशली आज लगा चाइना के रेट कट के बाद शायद यहाँ पर कुछ एक्शन आ सकता है, बट ये तो उल्टा ही हो गया। जरा समझे नेहा के साथ क्या चल रहा है। नेहा, मेटल्स में बिल्कुल चमक नहीं आ रही है, इससे पहले भी गिरे थे और रेट कट के बाद और गिरे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीप, ये थोड़ा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था क्योंकि सुबह सुबह जब ये खबर आई थी तो लगा था कि कुछ सपोर्ट मिलेगा और मिला भी था, लेकिन कह सकते हैं कि पूरी तरह से मेटल्स हैं, फेरस हो या नॉन फेरस, उन्होंने पूरी तरह से चाइना को इग्नोर कर दिया है। ब्याज दरों में बड़ी कटौती यहाँ पर देखने को मिली। जो 5 ईयर LPR इनकी लोन प्राइम रेट होती है, प्राइमरीली प्रॉपर्टी मार्केट को ये सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, उसके बावजूद भी हमने देखा कि ये प्रेशर बना। कहां से ये हम कह रहे हैं, क्योंकि डालियन देख लीजिए, SGX देख लीजिए, सब में आयरन ओर की जो कीमतें हैं वो 3 से 4 महीने के लोस पर है। स्टील रिबार है वो 4 महीने के लोस पर है और एलमी पर जितने मेटल्स है, कॉपर को छोड़ दीजिए, सब एक बार फिर से प्रेशर खा रहे हैं। एल्यूमिनियम अभी अभी 1 महीने के निचले स्तर पर आया है। दरअसल क्या हुआ है, दूसरे फैक्टर्स हैं जो और ज्यादा यहाँ प्रेशर डाल रहे हैं। पहले तो मार्केट को लग रहा है कि ये नाकाफी है, जो भी चीन की सरकार कर रही है या सेंट्रल बैंक कर रहा है वो काफी नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने जो RRR है इसी महीने घटाया था, बावजूद इसके किसी तरह का सपोर्ट मेटल मार्केट को तो नहीं मिला। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, ये सब 3-3 महीने के हाइस पर है। ब्याज दरें जल्द अमेरिका में घटने की संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं। भंडार जो है लगातार, चाहे जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, बढ़ते चले जा रहे हैं। जापान, ब्रिटेन और अब तो जर्मनी के भी मंदी की चपेट में आने की संभावनाएं दिख रही है, ऐसा उनके खुद सेंट्रल बैंक्स बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मेटल मार्केट्स को पसंद नहीं आ रही। उन्हें नहीं लग रहा है कि चीन का प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी इतना तगड़ा हो सका या संभल पाया है कि वापस से एक अच्छी डिमांड निकल कर आए। नए घरों की कीमतें भी घट रही हैं लेकिन सेल्स बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने देखा है कि मेटल मार्केट ने पूरी तरह से आज चीन के इस फैसले को इग्नोर किया है और इनफैक्ट और ज़्यादा कटे हैं, नीचे आए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं आउटराइट चीन के कदम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। चीन और चाहिए बाजार को, जो उन्होंने मेजर्स उठाए उससे बाजार उतने खुश नहीं है और इसलिए मेटल मार्केट में आज कोई रिकवरी नहीं है। हमारे मेटल स्टॉक्स में दोनों तरफ का एक्शन दिखाए बट कुछ ज़्यादा खास मूव यहाँ पर नहीं आई है। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जाते जाते कुछ और काउंटर्स में मूव आ रही है। एक बार BPCL को पुल अप करिए, अभी अभी यहाँ पर एक स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। BPCL का चार्ट जरा एक बार पुल अप करिए। 1.5% की मूव अभी अभी यहाँ पर आपको बनती हुई दिखी है। पिछले कुछ मिनट में एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है। जय, जरा एक बार BPCL देखें, जाते जाते यहाँ पर कुछ एक्शन बन रहा है। हाँ बिल्कुल दीप, यहाँ पे अच्छी एक रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही थी एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि BPCL में ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट जो हिसाब से ये स्टॉक में हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और इसके रीसेंट सपोर्ट लेवल जो बनकर आ रहे हैं वो 630 के आसपास है। 630 के ऊपर जब तक होल्ड करता है BPCL की ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगी। और पोजिशनल पर्सपेक्टिव तो दीप मैं कहूंगा जिन्होंने लेकर रखा है पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन उन्हें तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अगर भूल से भी डीप आ गई तो डेफिनेटली फर्दर ऐड कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, लगभग 6 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो काइंड ऑफ PFC जैसा मूव आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये है आपके लिए BPCL जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। जो बैंकिंग स्टॉक में अभी लगता है और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1500, 1505, 1500, 1505 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर लास्ट 2-3 दिनों से धीरे धीरे करके ऊपर का मूव देखने को मिल रहा था और आज भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का जारी है। इंडसइंड बैंक में यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 1540 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1560 रुपए का। ये पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है और ऊपर के टारगेट भी इसके अंदर बन सकते हैं। नीचे के अंदर स्टॉक का जो चार्ट्स पे सपोर्ट है 1475, 1480 के पास है। तो 1475 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें इंडसइंड बैंक 1540, 1560 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए
1540 और 1560 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक जहां पर आपको करनी है खरीदारी, ये काउंटर आपको मूव करते हुए दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बैंक्स की तरफ से जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है आज के ट्रेड में और टुवर्ड्स द एंड निफ्टी ने भी पार्टिसिपेट किया है। जाते जाते निफ्टी भी आपको नया रिकॉर्ड हाई बनाते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर बाजार फिर से बंद होने के लिए तैयार है। लगातार 5वें दिन तेजी वाला एक्शन आप भारतीय बाजार में देख रहे हैं। पिछले ट्यूसडे को जो रैली शुरू हुई थी वो अब आपके लिए इस हफ्ते भी एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। टॉप गेनर पावर ग्रिड है, सुबह इसकी बात हो ही रही थी, बट पूरा का पूरा जो आज एक्शन आया है, पुश आया है, वो प्राइवेट बैंक से आया है। एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर, एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर, कोटक बैंक 2% की छलांग लगाता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक उतना बड़ा योगदान नहीं था, बट ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। तो चारों दिग्गज प्राइवेट बैंक्स की तरफ से अच्छी खरीदारी दिखी है। इंडसइंड बैंक ऑफ कोर्स, जिसकी अभी बात चल रही थी, 1.5% ऊपर, ये भी बंद हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल्स, बीपीसीएल, एनटीपीसी, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, एचयूएल, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। निफ्टी की वैसे अगर आप ब्रेथ देखें 1:1 का ही ऑलमोस्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, बट जो दिग्गज बैंक्स हैं वहां से सहारा अच्छा मिला है। हीरो मोटोकॉर्प 4% कट, कोल इंडिया लगातार दूसरे दिन कमजोरी 3% कट, बजाज ऑटो में आपने कमजोरी देखी है। आईटी फार्मा से आज ज्यादा सपोर्ट नहीं था। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फी, विप्रो कमजोर थे। कमजोरी आपने डॉक्टर रेड्डीज में भी देखी है। डिवीज भी कमजोर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हल्की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। आईटीसी में आपने वीकनेस देखी है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये भी आपके लिए कमजोर ही होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, 6.5% का उछाल जी एंटरटेनमेंट में। खबर चल रही है कि सोनी के साथ फिर से मर्जर की बातचीत शुरू हो चुकी है। दीपक नाइट्राइट, ग्लेनमार्क फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, बीएचईएल, जुबिलेंट फूड, एचपीसीएल, मैरिको, डीएलएफ, एसआरएफ, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बट वीकनेस आई थी फेडरल बैंक में, वीकनेस आपने देखी बायोकॉन में, बिरला सॉफ्ट, चोला इन्वेस्टमेंट, यूनाइटेड ब्रूरीज, अपोलो टायर्स, यहां पर कमजोरी दिखी है। ब्रॉडर मार्केट का आज पार्टिसिपेशन नहीं था। फ्लैट बंद हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आपका करीब 0.5% नीचे बंद हुआ है। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग प्रोविजनल बेसिस पर 22,209 की आती हुई 47,112 की बैंक निफ्टी पर। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। और इस वक्त आप देख सकते हैं सरकार सरोगेट विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगाने के मूड में है। इसी कड़ी में 22 फरवरी को इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि शक्ति बढ़ाने के साथ सरकार इन विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल भी करेगी। शाम 6 बजे इसी पर होगी हमारी चर्चा। इन विज्ञापनों पर नकेल कसने की सरकार की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी और मौजूदा गाइडलाइन को क्यों और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सरोगेट प्रचार पर प्रहार, ये है हमारी आज की कवर शाम 6 बजे की स्टोरी। हमारा साथ देंगे श्वेता पुरंदरे, पूर्व महासचिव ASCI, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा प्रहलाद कक्कड़ साहब होंगे, जाने माने एड गुरु हैं। और आशुतोष श्रीवास्तव साहब हैं, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। ये आज शाम 6 बजे का आयोजन। दीप, और आयोजन आप भी बताएं। इसके साथ ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बैंक्स में करीब 42,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है। ये वसीयत प्लानिंग की जरूरत को दर्शाता है। आज बताएंगे वसीयत प्लानिंग क्यों करें, क्या है वसीयत बनाने का सही तरीका, और वसीयत न होने की स्थिति में संपत्ति को सही हाथों तक पहुंचाने का क्या है तरीका। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए वसीयत प्लानिंग कब और कैसे करें। हमारे साथ होंगे नेहा पाठक, हेड एस्टेट प्लानिंग मोतीलाल ओसवाल, और चिराग मनी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आनंद राठी वेल्थ के। ओके, इसके बाद जो आयोजन है आज आपके लिए खास। OTP के जरिए फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और RBI ने बैंकों के एक ऐसे प्लान पर काम करने के लिए कहा है जिसके जरिए फ्रॉड करना नामुमकिन हो जाए। RBI चाहता है कि ट्रांजैक्शन के लिए OTP की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए टोकनाइजेशन पर काम जोर शोर से चल रहा है। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी आज यही है, OTP फ्रॉड पर फुल स्टॉप। देखिएगा ज़रूर आज शाम। आइए, बाजार बंद हो चुके हैं और मैं बता दूं आपको 22,196 फाइनल क्लोजिंग, 74 अंक ऊपर, 349 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। 558 अंक ऊपर, 47,094 पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी आपके लिए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चोपड़ा साहब, सुदीप शाह साहब और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय। बिल्कुल सर, और गोल्ड का मार्केट बहुत ही ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। एक्शन की पूरी कमी है क्योंकि जो मार्केट के फंडामेंटल है उसमें कुछ नया बदलाव नहीं है। तो ऐसे में आपको सिंगल कैसे लेना है, मतलब इंट्राडे में क्या ट्रेड लेना है।